हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बार वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल मिस्टर चैलेंज को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका पहला भाग। मिस्टर चैलेंज। दिन निकलते ही मैं लेखन कक्ष में बंद हो जाता। सूरज ढलने पर बाहर निकलता तो चेहरा लटका हुआ होता। दिमाग पर सवार होती थी अजीब सी झुंझलाहट। कारण, पिछले 3 दिन से मैं मिस्टर चैलेंज लिखने की कोशिश कर रहा था, परंतु शुरू नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं कि दिमाग में कोई प्लॉट न था। प्लॉट एक नहीं कई थे, और शायद मेरी असली समस्या भी यही थी। निश्चय नहीं कर पा रहा था उन कई प्लॉट्स में से किस पर मिस्टर चैलेंज के कथानक की इमारत खड़ी करूं। चौथे दिन कक्ष का दरवाज़ा खुला। आहट बहुत हल्की थी, इसके बावजूद मेरी तंद्रा भंग हो गई। पलकें उठाकर देखा। दरवाजे पर मधु खड़ी थी, मेरी पत्नी। होठों पर मुस्कान, हाथों में शाम का अखबार। उसकी मुस्कान के जवाब में मुस्करा नहीं सका मैं। दिमाग पर चिड़चिड़ाहट सवार थी, परंतु जानता था वो बगैर इमरजेंसी के मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। अतः स्वयं को नियंत्रित रखकर पूछा, क्या बात है। अखबार लाई हूँ। उसके होंठों पर शरारत तिरक रही थी। मेरे दिमाग का मानो फ्यूज़ उड़ गया। लगभग गुर्रा उठा मैं। मधु, क्या तुम नहीं जानती जब मैं लिख रहा होता हूँ तो अखबार नहीं पढ़ता? देखूँ तो सही क्या लिख रहे हैं जनाब। कहती हुई वह अपने करैक्टर के विपरीत आगे बढ़ी और मेज से कोरा कागज उठाकर मेरी आंखों के सामने नचाती बोली, तो ये है 4 दिन की सरक पाई का फल। ओफो मधु, तो मैं कैसे समझाऊं कि समझने की ज़रूरत मुझे नहीं, आपको है पतिदेव। मतलब, मैंने उसे घूरा। अच्छा लिखने के लिए अखबार पढ़ते रहना ज़रूरी है। मधु, क्या पहेलियाँ बुझा रही हो तुम? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। करेक्ट। वह उचक कर मेरे सामने टेबल पर बैठ गई। पहेली पूछने आई हूँ। अगर एक लड़की का मर्डर हो और मरने से पहले वह चैलेंज शब्द लिख जाए तो क्या मतलब हुआ उसकी इस अंतिम हरकत का? क्या तुम मुझे मिस्टर चैलेंज की कहानी बताने आई हो? बात अगर जची तो इस उपन्यास की रॉयल्टी मेरी। रॉयल्टी तो मैं सभी उपन्यासों की तुम्हें सौंपता आया हूँ देवी जी। मगर पैर पैर की बकवास पर उपन्यास नहीं लिखा जा सकता। साइकोलॉजी कहती है कि मर्डर हुए व्यक्ति को यदि मरने से पूर्व कुछ लिखने का मौका मिल जाए तो सबसे पहले हत्यारे का नाम लिखेगा। नाम नहीं जानता होगा तो हत्या की वजह लिखेगा। चैलेंज जैसा निरर्थक शब्द मरने वाला कभी नहीं लिख सकता। आपकी सभी दलीलों की हवा निकालने के लिए पेश है ये अखबार। कहने के साथ ही मधु ने अखबार खोलकर मेरी आंखों के सामने लहरा दिया। नज़र हेडिंग पर चिपकी रह गई। आईएएस कॉलेज में हत्या, मरने वाली ने चैलेंज लिखा। मैंने मधु के हाथ से इस तरह अखबार झपटा जैसे भूखे ने रोटी झपटी हो। जल्दी जल्दी खबर पढ़नी शुरू की। लिखा था, मेरठ 10 नवंबर। आज दिन दहाड़े हजारों आंखों के सामने आईएएस कॉलेज की लोकप्रिय प्रोफेसर कुमारी सत्या श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई, मगर एक भी आंख हत्यारे को नहीं देख सकी। घटना सुबह 9 बजे की है। सत्या श्रीवास्तव आईएएस कॉलेज में इंग्लिश की प्रोफेसर थी। कहते हैं कॉलेज में स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप हैं। इसमें से एक ग्रुप को प्रिंसिपल महोदय का वरद हस्त प्राप्त है। ये ग्रुप छोटा परंतु आवारा किस्म के स्टूडेंट्स का है। इस ग्रुप के लीडर का नाम चंद्रमोहन बताया जाता है। कहते हैं कॉलेज के ज़्यादातर स्टूडेंट्स और प्रोफेसर प्रिंसिपल से चंद्रमोहन का रस्टिकेशन करने की मांग कर रहे थे, परंतु प्रिंसिपल महोदय ने ध्यान नहीं दिया। इस मांग का नेतृत्व सत्या श्रीवास्तव कर रही थी। आज सुबह 8:30 बजे कॉलेज प्रांगण में एक मीटिंग होने वाली थी। उसमें विचार किया जाना था कि प्रिंसिपल महोदय चंद्रमोहन को कॉलेज से नहीं निकालते हैं तो क्या किया जाए। 8:15 बजे से स्टूडेंट्स और प्रोफेसर इकट्ठा होना शुरू हो गए। 8:30 बजे तक लगभग सभी लोग कैंपस में पहुंच चुके थे, मगर सत्या 8:35 तक भी उन लोगों के बीच नहीं पहुंची। स्टूडेंट्स और प्रोफेसर में बेचैनी फैलने लगी। कुछ स्टूडेंट सत्या को देखने हॉस्टल में स्थित उसके कमरे में गए। सत्या वहाँ भी नहीं थी। बेचैनी सवालिया निशानों में तब्दील होने लगी। सत्या को सारे कॉलेज में तलाश किया जाने लगा। उस वक्त हर दिमाग में केवल यही एक सवाल था। खुद मीटिंग कॉल करके सत्या आखिर चली कहाँ गई? अचानक कैंपस में मौजूद हजारों कानों ने एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनी। बदआवाज़ आंखें ऊपर की तरफ उठी। कॉलेज के टेरेस पर सत्या नजर आई। वह लहूलुहान थी, चीख रही थी। अगले पल उसका जिस्म टेरेस पर लगा रेलिंग तोड़कर हवा में लहरा उठा। एक लंबी चीख के साथ वह कैंपस की तरफ आई। वहाँ मौजूद भीड़ चीखों के साथ पलक झपकते ही काई की तरफ हट गई।
सत्या धम से प्रांगण की कच्ची ज़मीन पर गिरी। सभी दहशत ज़दा और हकबकाए हुए थे। एक बार गिरने के बाद सत्या ने उठने की कोशिश की, परंतु लड़खड़ाकर पुनः गिर गई। स्टूडेंट्स और प्रोफेसर की भीड़ किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में उसे देख रही थी, और फिर अपनी उंगली की नोक से सत्या ने प्रांगण की ज़मीन पर कुछ लिखा। लिखने के बाद दम तोड़ दिया। भीड़ की तंद्रा भंग हुई। कुछ स्टूडेंट लाश की तरफ तबके, कुछ टेरिस की तरफ। हत्यारा किसी को नज़र नहीं आया। सत्या ने प्रांगण की ज़मीन पर लिखा है, चैलेंज। इस अनोखे शब्द का मतलब किसी की समझ में नहीं आ रहा है। हमारे संवाददाता ने जब केस के इन्वेस्टिगेटर इंस्पेक्टर जैकी से बात की तो उन्होंने केवल इतना कहा, हत्यारे अक्सर हम लोगों को चैलेंज देते रहे, मगर मकतूल द्वारा इस शब्द के इस्तेमाल की ये पहली घटना है। अभी तक मैं कुछ नहीं समझ सका हूँ। खबर पड़ते ही मेरे जिस्म में चींटियाँ सी रेंग गईं। जहन में विस्फोट सा हुआ। क्यों ना इस बार मैं सत्य घटना पर उपन्यास लिखूं। मुझे मिस्टर चैलेंज लिखना है, और मेरे अपने शहर में एक लड़की चैलेंज शब्द लिखकर मर गई है। कैसा अनोखा संयोग है। मुझे इस मर्डर की तह में जाना चाहिए। मुमकिन है उन सभी कथानकों से बेहतर कथानक हाथ लगे जो मिस्टर चैलेंज के लिए मेरे जहन में उमड़ रहे हैं। इन्हीं सब विचारों से ग्रस्त मैंने मधु की तरफ देखा। उसने शरारती अंदाज में आंख मारी। मैं सब पकाया। उसने कहा, कहिए जनाब, कैसी रही? मधु, मैंने कहा, यह कथानक मिस्टर चैलेंज के लिए ज़बरदस्त साबित हो सकता है। ऐसे ही थोड़ी अखबार हाथ में लिए यहाँ घुसाई। पूरे मूड में मधु कहती चली गई। खबर पर नज़र पड़ते ही चौंकी। पढ़ी। सोचा, सत्या चैलेंज लिखकर मर गई और हमारे सैया मिस्टर चैलेंज लिखने के लिए मरे जा रहे हैं। दोनों घटनाओं के तार जोड़ दिए जाएं तो करंट ज़रूर पैदा होगा। उस करंट को इस वक्त मैं आपके थोबड़े पर देख रही हूँ। सच मधु, सच। खुशी की ज़्यादती के कारण मैं खुद पर काबू न रख सका। झपट कर बाहों में भर लिया उसे। बोला, तुम ग्रेट हो। हमेशा मेरी ही प्रॉब्लम हल करने में लगी रहती हो। मुझे पूरा यकीन था बगैर बड़ी बात के तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। करंट कुछ ज़्यादा ही आगे लगता है। कहने के साथ उसने खुद को मेरी बाहों से मुक्त कर लिया। बोली, उस पहेली का क्या हुआ जो मरने वाली कॉलेज प्रांगण में ज़मीन पर लिखी गई है? क्या आप बता सकते हैं सत्या ने चैलेंज क्यों लिखा? क्या मरने वाली खुद कहना चाहती है कि मेरे हत्यारे का पता लगाओ तो जानूँ? ऐसा है तो बड़ी अजीब बात होगी ये। क्राइम के उपन्यास लिखने वाला मेरा दिमाग सक्रिय उठा। आंखें शून्य में स्थिर हो गईं। बड़बड़ा उठा मैं। मेरे ख्याल से इस बंद कमरे में कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाते रहने से मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। बाहर निकलना होगा। एक सुलझे हुए जासूस की तरह इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। मैं भी यही कह रही हूँ जनाब। मधु के होंठों पर मुस्कान थी। मिस्टर चैलेंज आपको कमरे में बैठकर नहीं, फील्ड में उतरकर लिखना चाहिए। अगला दृश्य। और मैं फील्ड में उतर पड़ा। सबसे पहले थाने पहुंचा। हट्टे कट्टे इंस्पेक्टर जैकी से मिला। अपना परिचय दिया। मुझसे मिलकर उसने खुशी जाहिर की। कहा, मैंने आपके ज़्यादा तो नहीं परंतु कुछ उपन्यास ज़रूर पढ़े हैं। मैंने आने का कारण बताया तो जैकी के पतले होठों पर मुस्कान फैल गई। बोला, अच्छा विचार है आपका। पाठकों को कुछ नया मिलेगा। तुम्हारे ख्याल से सत्या ने चैलेंज क्यों लिखा? ये गुत्थी सुलझ जाए तो हत्यारे का पता लग जाए। नाम तो किसी का चैलेंज हो नहीं सकता, मैंने कहा। लेकिन क्या तुमने मालूम किया कॉलेज में ऐसा कोई शख्स तो नहीं जिसे चैलेंज शब्द के उपन्यास से पुकारा जाता हो, सॉरी उपनाम से पुकारा जाता हो? मैं समझा नहीं। कई बार ऐसा होता है। मजाक में या किन्हीं और कारणों से लोगों को उपनाम पड़ जाते हैं, और फिर ज़्यादातर लोग उसे उसके वास्तविक नाम की जगह उपनाम से पुकारने लगते हैं। गुड। जैकी क्या उठा, अच्छा पॉइंट है। मैंने इस ढंग से नहीं सोचा। तब तो इस एंगल से पूछताछ भी नहीं की होगी। क्यों ना हम कॉलेज का पता लगाने की कोशिश करें? होंठों पर मुस्कान लिए जैकी ने कहा, समझ सकता हूँ। जब इन्वेस्टिगेटर बनकर आप निकल ही पड़े हैं तो घटनास्थल का निरीक्षण ज़रूर करना चाहेंगे, मगर उससे पहले आपको कुछ ऐसी बातें बता दूं जो अखबार में नहीं छपी। जैसे, चंद्रमोहन को गिरफ्तार कर लिया है। कौन चंद्रमोहन? आपने अखबार में पढ़ा होगा। कॉलेज में स्टूडेंट्स के दो ग्रुप हैं। हाँ, याद आया। मैं उसकी बात बीच में काट कर बोला, चंद्रमोहन शायद वही लड़का है जिसके रेस्टिकेशन के मसले पर मीटिंग बुलाई गई थी। उसे किस बेस पर गिरफ्तार कर लिया तुमने? जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स और प्रोफेसर उत्तेजित अवस्था में चीख चीख कर उसे सत्या का हत्यारा बता रहे थे। मैंने चकित स्वर में कहना चाहा, और तुमने केवल उनके कहने पर? नहीं, ऐसा कोई इंस्पेक्टर नहीं कर सकता। फिर चंद्रमोहन की गिरफ्तारी की वजह? मैंने सारे कॉलेज और हॉस्टल की तलाशी ली थी। चंद्रमोहन के कमरे से उसके बेड पर तकिए के नीचे रखा खून से लथपथ व चाकू मिला जिससे हत्या की गई है। ओह, इतना बड़ा सबूत? जैकी की मुस्कान गहरी हो गई। बोला, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कातिल वो नहीं है। इस केस में
अपने उपन्यास के लिए आपके हाथ भरपूर मसाला लगने वाला है। वजह? मेरे साथ आइए। कहने के बाद वह कुर्सी से खड़ा हो गया। मुझे भी खड़ा होना पड़ा। हाथ में रूल लिए वह लंबे लंबे कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं पीछे लपका। दिमाग में रह रहकर सवाल कौंध रहा था कि वह क्या दिखाना चाहता है। अगला दृश्य। जैकी मुझे लॉकअप में ले गया। वहाँ का दृश्य देखते ही मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। 20-22 बरस का एक लड़का लेंटर में लगे कुंडे के साथ रस्सियों से जकड़ा उल्टा लटका हुआ था। उसका जिस्म लहूलुहान था। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मैं समझ सकता था जैकी ने उसे 3rd डिग्री से गुजारा है। जैकी पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे कसाई को देखकर बकरे के चेहरे पर उभरते हैं। मिमिया उठा वह। मुझे और मत मारना इंस्पेक्टर साहब। जो जानता था बता चुका हूँ, कह चुका हूँ। वही करूँगा जो आपने कहा है। ध्यान से देख इन्हें, जैकी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। और पहचान। उल्टे लटके लड़के ने सहम कर मुझे देखा। पहचाना? जैकी ने गुर्रा कर पूछा। सॉरी, मैं इन्हें नहीं जानता। और मुझे ना जानना जैसे कोई गुनाह था। जैकी के हाथ में दबा रूल साई की आवाज़ के साथ घूमा। लड़का डकरा उठा। रूल का निशान उसकी पीठ पर पड़ता चला गया। इन्हें नहीं जानता साले? ये हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा बिकने वाले लेखक हैं। अपने नए उपन्यास के कथानक की तलाश में इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलें। प्लीज़ इंस्पेक्टर। मैं चंद्रमोहन के कुछ बोलने से पहले क्या उठा। मेरे सामने ये सब मत करो। किसी का मुझे ना जानना अपराध नहीं है। आप नहीं समझ सकते। जैकी इस तरह हंसा जैसे मेरी अवस्था पर तरस खा रहा हो। बगैर निचोड़े कपड़े से पानी नहीं निकलता। इस मामले में काफ़ी बदनाम हूँ मैं। बड़े बड़े घुटे खुर्राट मुजरिमों से सच उगलवाए हैं। एक बार मेरे चंगुल में फंसा पत्थर भी सच उगले बगैर नहीं छूट सकता। ये बेचारा तो है क्या चीज़। सुबह से इसी हालत में है। काफ़ी खातिर कर चुका हूँ। एक ही बात बके जा रहा है, सत्य की हत्या मैंने नहीं की है। और अब अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कह सकता हूँ हत्यारे ये नहीं है। मैंने पूछा, वो खून सना चाकू? पता नहीं किसने मेरे तकिए के नीचे रख दिया, रोते कलपते चंद्रमोहन ने कहा। मैंने जैकी से पूछा, क्या तुम भी इसी ढंग से सोच रहे हो? कह चुका हूँ, इस हालत में ये झूठ नहीं बोल सकता। फिर ये टॉर्चर बंद क्यों नहीं करते? हवलदार का इंतज़ार है, जैकी ने कहा। वह फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट में गया है। मुझे पूरा यकीन है चाकू की मूठ पर इसकी उंगलियों के निशान नहीं होंगे। हवलदार हाजिर है सर। लॉकअप के दरवाजे से आवाज़ उभरी। आपका यकीन 24 कैरेट के सोने की तरह खरा है। चाकू पर इसकी उंगलियों के निशान नहीं है। हम दोनों ने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा। वह थुल थुल तौंद वाला ऐसा हवलदार था जो शक्ल से ही कॉमेडियन नज़र आता था। अपने हाथ में एक कागज़ लिए हुए जैकी के नज़दीक पहुंचा। जैकी ने कागज़ लेते हुए पूछा, किसके निशान हैं? किसी के नहीं, हवलदार ने कहा। रिपोर्ट में लिखा है निशान मिटा दिए गए। जैकी ने हवलदार को हुक्म दिया, लड़के को सीधा करके कुर्सी पर बिठाओ। हवलदार को मानो पसंदीदा हुक्म मिल गया था। वह स्टूल पर खड़ा होकर चंद्रमोहन के बंधन खोलने लगा। जैकी ने मुझसे पूछा, क्या आपको ये लड़का कसूरवार लगता है? मुझे क्योंकि इंस्पेक्टर को क्रॉस करना था इसलिए कहा। मुमकिन है चाकू रखने से पहले इसी ने निशान साफ किया हूँ। अगर उस वक्त आपका दिमाग इतना काम कर रहा था तो ये भी सोचना चाहिए था कि चाकू अपने नहीं किसी और के कमरे में छुपाना चाहिए। चाहकर भी क्रॉस करने के लिए मुझे तर्क न मिला, अतः चुप रहा। ये वो बात है जो खुद को बचाए रखने के लिए हत्यारे ने सोची। जैकी कहता चला गया। उसने चाकू से अपने निशान मिटाए, उसे किसी और के बल्कि उसके कमरे में रखा जिस पर सबको सत्या के हत्यारा होने का शक होना ही होना था। सबका शक चंद्रमोहन पर होने का कारण, इस सवाल का जवाब कॉलेज पहुंचने पर आपको खुद मिल जाएगा। मैं चुप रहा। उधर जैकी की बातें सुनकर चंद्रमोहन की रुकी हुई सांसें मानो पुनः चलने लगी। हवलदार उसे सीधा करके लॉकअप में पड़ी एकमात्र कुर्सी पर बैठा चुका था। होश व आवाज़ काबू में आते ही चंद्रमोहन ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था इंस्पेक्टर साहब की। शड़अप! गुर्राता हुआ जैकी कुर्सी की तरफ झपटा। दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़कर गुर्राया। अगर कॉलेज में रिपोर्ट के बारे में किसी से कहा तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। चंद्रमोहन सहम गया, मुंह से बोलना फूट सका। गौर से मेरी बात सुन। चेहरे पर आग लिए जैकी कहता चला गया। जहाँ ये बात सच है कि तूने हत्या नहीं की, वहीं ये बात इससे भी बड़ा सच है कि कोई तुझे फंसाना चाहता है। जाहिर है वही हत्यारा होगा। बोल, तेरे ख्याल से तुझे फंसाने की कोशिश कौन कर सकता है? ये कोशिश राजेश की हो सकती है, संजय भी कर सकता है, या उनके ग्रुप का कोई और स्टूडेंट भी हो सकता है। सब साले दुश्मनी रखते हैं मुझसे। इनमें से कोई सत्या की हत्या क्यों करेगा? ये सब तो उसी के ग्रुप के थे। मुमकिन है अंदर खाने किसी की। तिकड़ में मत जोड़, कोई ठोस कारण बता। चंद्रमोहन चुप रह गया। जैकी ने कहा,
कुछ देर बाद मैं तुझे कॉलेज छोड़कर आऊँगा। सबसे साफ साफ कहूँगा कि तू कातिल नहीं है, समझ रहा है ना? चंद्रमोहन ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई। अगर कोई पूछे कि इंस्पेक्टर ने तुझे किस बेस पर छोड़ दिया तो एक ही जवाब दोगे, ये कि कुछ नहीं जानते। हत्यारा जो भी है तुझे आज़ाद देखकर बौखलाएगा। अपनी चाल पिटती देखकर हर शख्स बौखलाता है। बौखलाहट में वो गलती करेगा। ये गलती किसी भी किस्म की हो सकती है। अपने चारों तरफ पैनी नज़र रखनी है। ताड़ने की कोशिश करनी है कि कौन तुझे फंसाना चाहता है। याद रहे, वो तेरा कोई नज़दीकी भी हो सकता है। ऐसा शख्स जिसे तू हमदर्द और शुभचिंतक मानता हो। इतना ही नहीं, अपने ढंग से दूसरे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर को वॉच भी करना है। अगर किसी की भी ज़रा सी भी संदिग्ध हरकत देखे तो फ़ौरन मुझे इस पर सूचित करना। कहने के साथ जैकी ने अपनी बेल्ट में फंसा मोबाइल फ़ोन निकाल कर उसे दिखाया। ये सेलुलर है, 24 घंटे मेरे साथ रहता है, किसी भी वक्त फ़ोन कर सकता है। हवलदार, इसे एक कागज़ पर मेरा सेल नंबर लिख कर दो। हवलदार ने आदेश का पालन किया। जैकी का खेल पसंद आया मुझे। वो एक तरह से चंद्रमोहन को अपना मुखबिर बनाकर उस परिसर में छोड़ रहा था जहाँ हत्यारा हो सकता था। चंद्रमोहन के दिमाग पर और ज़्यादा दबाव बढ़ाने के लिए जैकी ने कहा, एक बात याद रखना, चाकू पर तेरी उंगलियों के निशान नहीं है। ये बात केवल हम 3 आदमियों को मालूम है। मैं पुलिस वाला हूँ। चाहूँ तो कोर्ट में चाकू वाले पॉइंट का जिक्र ही ना करूँ। उस हालत में तेरे खिलाफ मेरे पास अनेक गवाह और सबूत हैं। फांसी का फंदा सीधा तेरी गर्दन में होगा। फांसी से बचने का एक ही रास्ता है, यह कि असल हत्यारे को पकड़वाने में मदद कर। उसकी गिरफ्तारी ही तुझे इस जंजाल से निकाल सकती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा इंस्पेक्टर साहब। क्या तुम्हारे कॉलेज में मजाक ही मजाक में किसी को चैलेंज भी कहा जाता है? मैंने पूछा। उसका उत्तर था, नहीं। अगला दृश्य। ड्राइवर ने पुलिस जीप कॉलेज गेट के सामने रुकी। मैं, जैकी और चंद्रमोहन बाहर निकले। गेट पर खड़े चौकीदार ने गहरे ब्राउन कलर का पठानी सूट, काली जैकेट और कलफ के कारण खड़ी पगड़ी पहन रखी थी। रूल बगल में दबाए वो अपनी दोनों हथेलियों को हौले हौले रगड़ रहा था। हम पर नज़र पड़ते ही हाथ रुक गए। हम उसके नज़दीक पहुँचे। अरे चंद्रमोहन बाबा, उसने गहन आश्चर्य के साथ पूछा। साबुत के साबुत? जैकी गुर्राया। क्या मतलब? चौकीदार ने सक पकाकर कहा। वो साहब, बात यह है, थाने से निकलने वाले लोगों के हैंड में अक्सर मैंने उनके अस्थि पंजर देखे हैं। मैं मुस्कुरा उठा। जैकी दहाड़ा, शट अप! चौकीदार ने मुंह लटका लिया। क्या नाम है तुम्हारा? जैकी ने पूछा। गुल्लू कहा जाता है हुजूर। हाथ में क्या है? गुल्लू ने दायां हाथ बाईं हथेली से हटा लिया। उस पर भांग का एक बड़ा सा गोला रखा था। जैकी ने उसे टपटा। नशा करते हो? भोले बाबा का प्रसाद है साहब, इसीलिए बगैर। गेट के उस तरफ से आवाज़ उभरी। अरे गुरु आ गए! हम सबकी तवज्जो उधर चली गई। 7-8 लड़के और 4-5 लड़कियों का ग्रुप उत्साहित अंदाज में चंद्रमोहन की तरफ लपका। चंद्रमोहन की उनकी तरफ। जैकी पर नज़र पड़ते ही वह ग्रुप जहाँ का तहाँ रुक गया। चंद्रमोहन ने कहा, डरो नहीं। इंस्पेक्टर साहब को यकीन हो गया है कि सत्या मैडम की हत्या मैंने नहीं की। आधुनिक कपड़े पहने लड़के लड़कियों ने जैकी की तरफ देखा। जैकी ने हौले से मुस्कुराकर चंद्रमोहन के कथन का समर्थन एक हाथ से फिक्रा भी कस दिया। सभी लड़के लड़कियों ने एक साथ हुर्रे का नारा लगाया और लपक कर चंद्रमोहन को अपने कंधों पर उठा लिया। अगले पल वे चंद्रमोहन जिंदाबाद के नारे लगाते कॉलेज के प्रांगण की तरफ बढ़ गए। एक पेड़ के नीचे खड़े दूसरे ग्रुप के लड़के लड़कियां उन्हें देखने लगे। उस ग्रुप के स्टूडेंट्स के चेहरों पर हैरत के भाव थे। उनके सामने से गुजरते वक्त चंद्रमोहन के कुछ दोस्त कुछ ज़्यादा ही ज़ोर ज़ोर से उछलकर खुशियां मनाने लगे। एक आध ने फिक्रा भी कस दिया। उस ग्रुप से एक स्मार्ट सा लड़का लपकता हुआ हमारी तरफ आया। हमारे गुस्से को उसका चेहरा तमतमा रहा था। नज़दीक आते ही गुर्राया। ये सब क्या इंस्पेक्टर? क्या जानना चाहते हो? जैकी के ओठों पर मुस्कान थी। एक लड़की ने पूछा, क्या आपने इसे छोड़ दिया? हाँ। मगर क्यों? दूसरे लड़के ने पूछा। हत्या इसने नहीं की। आप कैसे कह सकते हैं? एक ने गुर्रा कर कहा। इसके कमरे में चाकू मिला है। चाकू उसे फंसाने के लिए असल हत्यारे ने भी रखा हो सकता है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, मगर यह सन्नाटा ज़्यादा देर कायम नहीं रह सका। सभी स्टूडेंट्स के चेहरे गुस्से की ज़्यादती के कारण सुलग रहे थे। भीड़ में से कोई चीखा, यह नाइंसाफ़ी है। इंस्पेक्टर बिक गया है। हाँ हाँ, एक साथ सभी कह उठे। इंस्पेक्टर घूस खा गया। खामोश! जैकी दहाड़ा। खबरदार जो मुझे रिश्वतखोर कहने की कोशिश की। स्टूडेंट्स डरने की जगह कुछ ज़्यादा ही भड़क उठे। किसी ने नारा लगाया, नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी। अनेक मुट्ठियां हवा में उछली। चाकू छुरे बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, चंद्रमोहन को बाहर निकालो, हमारी मांगे पूरी करो। वातावरण में बार बार उपरोक्त नारे गूंजने लगे। इधर उधर से आकर अन्य स्टूडेंट्स भी उनमें शामिल हो गए। देखते ही देखते कॉलेज का शांत वातावरण
अच्छे खासे हंगामे में बदल गया। भीड़ प्रतिपल बढ़ती चली जा रही थी। इधर चंद्रमोहन के दोस्तों ने भी जवाबी नारेबाजी शुरू कर दी। जैकी ने ऐसा न करने का इशारा किया। चंद्रमोहन ने अपने साथियों को रोका। अब वे केवल हंगामे के दर्शक थे। तुमने जानबूझकर उन्हें उत्तेजित किया है, मैंने जैकी से पूछा। क्या फ़ायदा हुआ इसका? इस वक्त आप एक इन्वेस्टिगेटर हैं। मेरी तरफ देखते हुए जैकी के होठों पर मुस्कान थी। सत्या के कातिल तक पहुंचने के लिए कॉलेज के वातावरण को रीड करना बेहद ज़रूरी है। अपनी आंखों से देख रहे हैं कि दोनों ग्रुप किस कदर एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो क्या तुमने मुझे ये नज़ारा दिखाने के लिए? चंद्रमोहन की वापसी पर इतना तो होना ही था। जैकी ने मेरा वाक्य काट कर कहा। वे प्रिंसिपल निवास की तरफ जा रहे हैं, आइए आपकी मुलाकात प्रिंसिपल से कराता हूँ। नारे लगाती भीड़ सचमुच जुलूस की शक्ल में एक तरफ को बढ़ गई थी। हम जुलूस के पीछे लपके। नारों की आवाज़ सुनकर प्रिंसिपल पहले ही अपने बंगले के बरामदे में आ चुका था। उत्तेजित स्टूडेंट्स की भीड़ लॉन में इकट्ठी होने लगी। नारेबाजी निरंतर जारी थी। हॉस्टल की तरफ से भी लड़के लड़कियां दौड़कर इधर आ गए थे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के ग्रुप में थोड़ा ही इजाफा हो पाया था। मुझे समझते देर न लगी कि ज़्यादातर स्टूडेंट चंद्रमोहन के खिलाफ हैं। उसके अपने ग्रुप में चंद ही लड़के लड़कियां हैं। कई प्रोफेसर्स भी वहां पहुंच गए थे। प्रिंसिपल काफ़ी देर से हाथ उठाकर स्टूडेंट्स को चुप होने के लिए कह रहा था। सफ़ेद बालों वाला वह एक आकर्षक व्यक्ति था। आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगाए जब वह बरामदे में पड़े एक स्टूल की तरफ बढ़ा तो मैंने उसकी चाल में लंगड़ाहट महसूस की। बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर उसका नाम पड़ चुका था। उस पर लिखा था J.K. बंसल। बंसल की नज़र चंद्रमोहन के साथ साथ हम पर भी पड़ चुकी थी। वह स्टूल पर खड़ा हुआ और अपनी करारी आवाज़ में जैकी को संबोधित करके बोला, इंस्पेक्टर, चंद्रमोहन कॉलेज में क्यों नज़र आ रहा है? नारे लगाते स्टूडेंट्स की भीड़ शांत हो गई। यह भीड़ इस वक्त जैकी की तरफ देख रही थी। कुछ कहने के स्थान पर जैकी भीड़ को चीरता लंबे लंबे कदमों के साथ बंसल की तरफ बढ़ा। वह चंद्रमोहन की बाँह पकड़े हुए था। उसे लगभग घसीटता हुआ जैकी बंसल के नज़दीक ले गया। मैं उसके पीछे था। जैकी ने बंसल से कहा, मैंने अब तक की इन्वेस्टिगेशन में से बेगुनाह पाया है। ये झूठ बोलता है, रिश्वत खा गया है, इंस्पेक्टर भ्रष्ट है। भीड़ में से ऐसे अनेक वाक्य कहे गए और फिर जमकर जैकी के विरुद्ध नारेबाजी शुरू हो गई। जैकी बरामदे में पड़ी कुर्सी पर खड़ा हो गया। बार बार कहने लगा, उत्तेजित होने और नारेबाजी से कुछ नहीं होगा, शांति से मेरी बात सुने। देर ज़रूर लगी लेकिन ऐसा वक्त आया जब स्टूडेंट शांत हो गए। हालांकि उत्तेजना में किसी किस्म की कमी नहीं आई थी। आप सब मेरे छोटे भाई बहनों के समान हैं। वादा करता हूँ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। उस क्षण जैकी का लहजा और आवाज़ बेहद प्रभावशाली थे। और ये नाइंसाफ़ी किसी के भी साथ नहीं होगी। शब्द किसी के भी पर अपने खास जोर देने के बाद कहा, चंद्रमोहन भी उन किसी में शामिल है। मैं जानता हूँ तुम लोग सत्या मैडम से बहुत प्यार करते थे। सारे कॉलेज की चहेती थी सत्या मैडम। कहते वक्त जैकी की आंखें भर आईं। मैं समझ गया, ये एक्टिंग उसने स्टूडेंट्स को प्रभावित करने के लिए की थी और स्टूडेंट्स प्रभावित नज़र आए भी। मैंने मनी मन जैकी के अभिनय की तारीफ कर उठा। वह बगैर रुके भर्राए गले से कहता चला जा रहा था, ऐसे मामलों में जो पुलिस वाला रिश्वत खाता है वह रिश्वत नहीं खाता, गू खाता है, गू। मैं थूकता हूँ उस पर। मुमकिन है किन्हीं कारणों से सत्या मैडम और चंद्रमोहन में लगती हो। ये भी सच हो सकता है उत्तेजना के किन्हीं क्षणों में चंद्रमोहन ने सत्या पर चाकू ताना हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हत्या चंद्रमोहन ने ही की है। मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों ने तुम लोगों में ये उत्तेजना सत्या के प्रति बेइंतहा मोहब्बत और चंद्रमोहन के प्रति नफरत के कारण उपजी है। मगर मैं इंस्पेक्टर जय की हत्या के इस केस को भावनाओं में बहकर नहीं देख सकता। मैंने ऐसे अनेक केस देखे हैं जिनमें हत्यारे ने दो व्यक्तियों के मनमुटाव या दुश्मनी का लाभ उठाकर यह सोचते हुए क्राइम किया कि मुझ पर किसी का शक नहीं जाएगा। क्या इस केस में भी तुम ऐसे ही चाहते हो? क्या तुम चाहते हो बगैर मुकम्मल तहकीकात के चंद्रमोहन को सज़ा मिल जाए और सत्या का असल हत्यारा कॉलर खड़े करे इस परिसर में घूमता रहे? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। चारों तरफ से आवाज़ें उठी। तो मैं इंस्पेक्टर के नाते नहीं बल्कि तुम्हारा भाई, बड़ा भाई होने के नाते वादा करता हूँ कि सत्या के हत्यारे को, वास्तविक हत्यारे को तुम सबके आंखों के सामने सजा दूंगा। ज़रूरत है तो केवल तुम्हारे सहयोग की। मुझे पूरा यकीन है कि सत्या का हत्यारा इस वक्त भी इसी परिसर में मौजूद है और मेरी इस चेतावनी को सुन रहा है। मुझे तो उसकी तलाश में ज़मीन आसमान एक करना ही है। लेकिन तुम लोग देश की भावी पीढ़ी हो। अगर नज़र पैनी रखो तो अपने बीच छुपे हत्यारे को मुझसे बेहतर ढूंढ सकते हो। ये काम जज्बातों में बहकर नहीं बल्कि दिमाग से करो। यदि वाकई सत्या के हत्यारे को सज़ा दिलाना चाहते हो तो छोटी छोटी घटनाओं से उपजी आपसी रंजिश को भूल जाओ। मिलकर काम करो, एक दूसरे की हरकतों पर नज़र रखो। ऐसी अनेक बातें कही जैकी ने।
उसने न केवल उत्तेजना शांत कर दी बल्कि स्टूडेंट्स को हत्यारे की तलाश में भी लगा दिया। मेरे नज़दीक खड़ा प्रिंसिपल बड़बड़ाया, मेरा भी तो बार बार यही कहना है, चंद्रमोहन लाख नालायक सही हत्या नहीं कर सकता। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसने पूछा, आपकी तारीफ? नौवलची, जवाब हवलदार ने दिया। अगला दृश्य। कॉलेज के लंबे चौड़े प्रांगण में उस स्थान के चारों तरफ चौक से एक दायरा बना हुआ था जहां सत्या श्रीवास्तव ने अंतिम सांसें ली थी। दायरे के अंदर खून बिखरा पड़ा था, मगर मेरी निगाह खून पर नहीं, चैलेंज पर थी। यही शब्द मुझे यहाँ तक खींच लाया था। इस शब्द का अर्थ जितना अंधेरे में मेरे लेखन कक्ष में था, उतना ही इस वक्त भी था। जैकी ने अपनी स्पीच के अंत में मेरा परिचय दे दिया था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेरे पाठक और प्रशंसक थे। मुझे अपने बीच पाकर बेहद रोमांचित और खुश हुए थे। कई ने ऑटोग्राफ लिए, कई ने कहा, आप बेहद दिमागदार उपन्यास लिखते हैं। अब जबकि आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन के निकलें तो हमें पूरा विश्वास है, सत्या मैडम का हत्यारा चाहे कितना चालाक हो, आप उसे खोज निकालेंगे। आईएएस कॉलेज के मेरे पाठकों ने जो आशाएं मुझसे बांधी थी, मेरी पूरी कोशिश उन पर खरा उतरने की थी। मगर अभी तक मेरा दिमाग ये सोचने से ज़्यादा और कुछ नहीं सोच पा रहा था कि मरते वक्त सत्या ने चैलेंज क्यों लिखा। हमारे चारों तरफ स्टूडेंट्स की भीड़ थी। मैंने चेहरा उठाकर उस टेरिस की तरफ देखा जहाँ से सत्या का नीचे गिरना बताया जा रहा था। वहाँ से एक स्थान का रेलिंग उखड़ा हुआ था। रेलिंग पूरी तरह टूटकर सत्या के साथ नहीं गिरा था, बल्कि दीवार के सहारे लटका रह गया था। मैंने प्रिंसिपल से पूछा, जिस वक्त सत्या वहाँ से गिरी उस वक्त आप कहाँ थे? प्रांगण में ही। बंसल ने उंगली से एक तरफ इशारा किया। वहाँ? आप प्रांगण में क्यों थे? हम इस सवाल का मतलब नहीं समझे। सुना है जो मीटिंग यहाँ होने वाली थी वो आपके खिलाफ थी। इस समस्या पर विचार किया जाना था कि यदि आप चंद्रमोहन का रेस्टिकेशन नहीं करते हैं तो क्या कदम उठाया जाए। मेरे ख्याल से ऐसी मीटिंग में आपको आमंत्रित नहीं किया गया होगा। आपका ख्याल दुरुस्त है, हमें नहीं बुलाया गया था, इसलिए सवाल किया, आप यहाँ क्यों थे? हमने सोचा स्टूडेंट्स और प्रोफेसर को ये बताना ज़रूरी है कि चंद्रमोहन का रेस्ट्रिकेशन किसी समस्या का हल नहीं है। चंद्रमोहन थोड़ा बिगड़ा हुआ सही, लेकिन हम सब की नज़र में वो वैसा ही होना चाहिए जैसे दूसरे स्टूडेंट्स हैं। इस बारे में विस्तार से बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल ये तय है कि आप यहीं थे। वहाँ। प्रिंसिपल ने फिर उसी तरफ उंगली उठाई जिस तरफ एक बार पहले भी उठा चुका था। क्या देखा आपने? वही जो सबने देखा। मैंने अपना लहजा थोड़ा सख्त किया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रिंसिपल ने लगभग वही दोहरा दिया जो अखबार में छपा था। मैंने ये जांचने की कोशिश की कि वह सुनी सुनाई बातें दोहरा रहा है या घटना का प्रत्यक्षदर्शी था। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए सवाल किया, जब आपने टेरेस पर चीखती चिल्लाती लहूलुहान सत्या को देखा तो उसे क्यों नहीं देख सके जो उस पर चाकू से हमला कर रहा था? जब किसी ने नहीं देखा तो हम कैसे? मैं किसी की नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। आपने क्यों नहीं देखा? सीधी सी बात है, वह नज़र नहीं आ रहा था। मेरे कुछ कहने से पहले जैकी बोल उठा, वेद जी, मैं पूछताछ कर चुका हूँ। प्रिंसिपल साहब उस वक्त प्रांगण में ही थे। काफ़ी लोगों ने गवाही दी है। जैसे मैं। इस नई आवाज़ ने मुझे अपनी तरफ पलटने पर मजबूर कर दिया। मैंने देखा, वो लड़की अत्यंत सेक्सी ड्रेस में थी। ऊंची एड़ी के सैंडल्स, जांघों के दर्शन कराती स्कर्ट और टॉप ऐसा कि गोलाइयों का ऊपरी आधा हिस्सा झांकता नजर आ रहा था। उनमें होता कंपन साफ बता रहा था उसने ब्रा नहीं पहन रखी है। वह सुंदर और आकर्षक थी। मैंने पूछा, आपकी तारीफ? अपने होठों पर जीभ फिराने के साथ वह कोयल सी कूकी, हिमानी वर्मा, आपकी फ़ैन। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी, कुछ इस तरह जैसे मैंने कोई ज़बरदस्त लतीफ़ा सुनाया हो। और उसकी मधुर खिलखिलाहट में मिक्स हुए थे एक पुरुष के ठहाके। मैंने पुरुष की तरफ देखा। वह धोती कुर्ता पहने हुए था, गंजा सिर, गांठ लगी लंबी चोटी, नाक पर गांधी ऐनक, हिटलरी मूछें। पेट पकड़ पकड़ कर बेसाख्ता हंसते हुए उसने कहा, कुमारी हिमानी विश्वविद्यालय की छात्रा नहीं, अध्यापिका हैं। अंग्रेजी का पठन पाठन करती हैं, अंग्रेजी ढंग के वस्त्र धारण करती हैं। मैं भिन्ना उठा, पूछा, आप कौन हैं? एरिक, एरिक डिसूजा। वह यांत्रिक ढंग से हंसना बंद करके गंभीर स्वर में बोला, क्रिश्चियन हूँ, परंतु पढ़ाता देवनागरी लिपि हूँ। देवनागरी वस्त्र धारण करता हूँ। मैं ये सोचने पर विवश हो गया कि इस कॉलेज में एक से बढ़कर एक नमूने हैं। मैं उस वक्त यहाँ थी सर। हिमानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को नचाती बोली। प्रिंसिपल साहब के नज़दीक खड़ी थी। अच्छा बताइए, मैंने पूछा, सत्या मैडम टेरेस से खुद कूदी या किसी ने धक्का दिया था? हिमानी सकपक आ गई। एरिक बोला, स्वयं क्यों कूदती, किसी ने ढकेला था? किसने? वो दिखा नहीं। धक्का देने की अवस्था में दिखना चाहिए था। हमारे ख्याल से ना वह कूदी थी ना ही ढकेली गई थी, बंसल ने कहा। जिस वक्त वह चीख रही थी तब विपरीत दिशा में यानी टेरिस की तरफ देख रही थी।
शायद उस तरफ हमलावर था। उससे बचने के लिए पीछे हटी और रेलिंग तोड़ती हुई यहाँ गिरी। इंस्पेक्टर, मैं टेरेस का निरीक्षण करना चाहता हूँ, मैंने जैकी से कहा। अगला दृश्य। जहाँ से सत्या गिरी थी वह लेडीज़ हॉस्टल की इमारत का टेरेस था। वहाँ पहुँचने से पहले मैंने सेकंड फ्लोर पर स्थित सत्या के कमरे का निरीक्षण किया, परंतु ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जो घटना के अंधेरे पहलुओं पर रोशनी डाल सकती। टेरेस पर एक जगह ढेर सारा खून पड़ा था। खून सूख चुका था, रंग काला पड़ चुका था। उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। खून की टेढ़ी मेढ़ी लकीर टूटे हुए रेलिंग तक चली गई थी। एक स्थान पर चौक से बना दायरा देखकर मैंने पूछा, यह निशान कैसा है? यहाँ सत्या की सैंडल पड़ी थी, जैकी ने बताया। और दूसरी सैंडल? काफ़ी तलाश करने के बावजूद नहीं मिली। सत्या के कमरे में भी नहीं? नहीं। यही सोच रहा था मैं टूटे हुए रेलिंग की तरफ बढ़ता हुआ बोला। जिस वक्त सत्या को प्रांगण में होना चाहिए था उस वक्त टेरिस पर क्यों थी? मगर नहीं, वह टेरिस पर नहीं थी। हमला यहाँ हुआ ज़रूर, लेकिन असल में हमलावर से बचने की कोशिश में कहीं और से भागकर यहाँ पहुँची। हमलावर उसका पीछा कर रहा था। वार करने का मौका यहाँ आकर मिला। दूसरा सैंडल वहाँ गिरा जहाँ से सत्या और हत्यारे के बीच भागदौड़ शुरू हुई। क्या ज़रूरी है? जैकी ने कहा। रास्ते में भी तो कहीं गिरा हो सकता है। रास्ते में गिरा होता तो हमलावर को उसे गायब करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं जैकी की तरफ पलटता हुआ बोला। गायब करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जहाँ वह गिरा वहाँ से उसकी बरामदगी हत्यारे को फंसा सकती थी। अर्थात भागदौड़ हत्यारे के अपने परिसर में शुरू हुई। जैकी क्या उठा। तर्क में दम है। मैं लेडीज़ हॉस्टल की वार्डन से मिलना चाहता हूँ। नगेंद्र, प्रिंसिपल ने अपने नज़दीक खड़े चपरासी को हुक्म दिया। ललिता को बुलाओ। चपरासी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मैंने टूटे हुए रेलिंग के नज़दीक से नीचे झांका, वहाँ जहाँ सत्या गिरी थी। जैकी मेरे नज़दीक आता बोला, यदि सत्या को ढकेला गया होता तो वह खुद कूदती तो शायद कुछ और दूर जाकर गिरती। लगता है वह हत्यारे से बचने की कोशिश में ही गिरी। मैं जैकी से सहमत था, इसलिए कोई तर्क वितर्क नहीं किया। दरअसल मेरे दिमाग में दूसरी ही बातें घुमड़ रही थी। उन्हीं को उगलने के लिए कहा। जितने उपन्यास मैंने लिखे हैं उसके अनुभव के बेस पर कह सकता हूँ कि यदि हत्या का उद्देश्य समझ में आ जाए तो ऐसे केस खुलने में टाइम नहीं लगता। उद्देश्य पता लगाना आसान नहीं होता। 8:15 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 बजे सत्या को प्रांगण में होना चाहिए था। मैंने अपने दिमाग में भरा मलूदा निकालना शुरू किया। यकीनन सत्या 8:15 और 8:30 के बीच तैयार होकर अपने कमरे से निकली होगी। पता ये लगाना है कि 8:30 से 9 बजे तक कहाँ रही, क्या करती रही, ऐसा उसने क्या देखा या सुना जिसकी वजह से मरना पड़ा। वो रही वह रही इसी बिल्डिंग में थी, बाहर किसी ने नहीं देखा। मेरे कुछ कहने से पहले ललिता आ गई। वह 30 साल के आसपास की साधारण कदकाठी वाली महिला थी। सूती साड़ी और उसी से मैच करता ब्लाउज पहने हुई थी। 10-12 साल की एक लड़की भी थी उसके साथ। रंग बिरंगी फ्रॉक पहने हुई थी वह ललिता की बेटी थी और हॉस्टल में साथ ही रहती थी। बातचीत में उसने अपना नाम चिन्नी बताया। ये भी बताया कि उसका पति गांव में रहता है। मैंने उससे कई सवाल किए, मगर उल्लेख करना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि उनसे वर्तमान केस पर कोई खास रोशनी पड़ने वाली नहीं है। उससे ध्यान हटाकर मैंने जैकी से कहा, एक बात तय है, सत्या के मरने की वजह 8:30 से 9 बजे के बीच पैदा हुई। इस बीच उसे कोई ऐसा राज पता लगा जिसे हत्यारा नहीं चाहता कि किसी को पता लगे। जैकी भेद भरी मुस्कान के साथ बोला, इतनी देर से आप बेकार दिमागी कसरत कर रहे हैं? मतलब? मैं चौंका। जी, कसरत मैंने सुबह की थी, उसी का फ़ायदा उठा लेते। मैं अब भी नहीं समझा। मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा था जिस पर आप पहुंचे। और फिर हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर ठहाका लगा उठे। अब मुझे इस बात की तय में जाना था कि सत्या की हत्या का शख्स सब चंद्रमोहन पर क्यों कर रहे थे। अतः जैकी से कहा, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं भी यहीं रहूँगा। जैकी ने जैसी मर्जी वाली अंदाज में कंधे उचका दिए। अगला दृश्य। स्टूडेंट्स के दूसरे ग्रुप का लीडर वह स्मार्ट लड़का था जो चंद्रमोहन को परिसर में देखकर सबसे पहले तमतमाता हुआ जैकी के नज़दीक आया था। उसका नाम राजेश था, राजेश तोमर। मैं उसे कैंटीन में ले गया। साथ में उसके नज़दीकी दोस्त अल्लाह रखा एकता और दीपा भी थे। थोड़े ही समय में मैंने महसूस किया कि दीपा और राजेश दोस्त से ज़्यादा कुछ थे। कॉलेज की तरह कैंटीन भी शौक में बंद थी। फिर भी हम एक मेज़ के चारों तरफ कुर्सियों पर बैठ गए। मैंने मतलब की बात पर आते हुए कहा, राजेश, तुम लोगों की चंद्रमोहन से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी जैसी तो कोई बात नहीं है, राजेश ने कहा। हमारा मिजाज उससे और उसके ग्रुप के लड़के लड़कियों से नहीं मिलता। वजह? वो बदतमीज़ है, दीपा ने कहा। लड़कियों तक से तमीज़ से पेश नहीं आता। मैंने सीधा सवाल किया।
क्या तुमसे भी कोई बदतमीजी की? दीपा ने जवाब देने की जगह राजेश की तरफ देखा। भाव ऐसा था जैसे पूछ रही हो जवाब दे या ना दे। मैंने वातावरण को हल्का बनाए रखने के लिए कहा, दीपा हिचको नहीं। मेरे किसी भी सवाल का मतलब सत्या के हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश से ज़्यादा कुछ नहीं है। शायद वह कॉलेज की पिछली किसी छोटी मोटी घटना के पीछे छुपा हो। दीपा ने दीपा से उसने इस बात से पहले ही दिन कुछ बहुत बदतमीज़ी की थी। राजेश ने कहना शुरू किया, मैं और वो एक ही क्लास में। दीपा हमसे जूनियर है। उस वक्त रैगिंग चल रही थी जब दीपा यहाँ आई। चंद्रमोहन ने इससे कहा, तुम्हें मेरे होठों का किस लेना होगा? दीपा ताव खा गई। झगड़ा बढ़ा, मैं बीच में पड़ा। चंद्रमोहन से कहा, रैगिंग और बदतमीज़ी में फ़र्क होता है। किसी लड़की से किस लेने के लिए कहना रैगिंग नहीं है। चंद्रमोहन मुझसे भिड़ गया। शायद उसी वक्त मारपीट शुरू हो जाती, लेकिन दूर से आती सत्या मैडम नजर आई। हम सब उनकी इज्जत करते थे। रैगिंग के वे सख्त खिलाफ थी। अतः पलक झपकते ही तितर बितर हो गए। उसके बाद एक दिन यहीं यानी कैंटीन में मेरे और चंद्रमोहन के बीच फाइटिंग भी हुई। मैंने शरारत की और उसके बाद तुम दोनों में इलू इलू शुरू हो गया। दीपा झेप गई। एक बार राजेश की तरफ देखकर पलकें झुका ली उसने। मैंने हौले हौले मुस्कुरा रहे राजेश से कहा, कॉलेज लाइफ में इलू इलू कुछ इसी तरह शुरू होते हैं। सत्या मैडम चंद्रमोहन का रेस्ट्रिकेशन क्यों कराना चाहती थी? राजेश ने कहा, क्योंकि चंद्रमोहन और उसके साथी स्मैक लेते हैं। मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ। संभल कर बैठ गया। लगा मैं सत्या की हत्या के कारण के आसपास पहुंचने वाला हूँ। बोला, ज़रा खोल कर बताओ इस बात को। एक दिन चंद्रमोहन और उसके साथी लेडीज़ टॉयलेट में छुपे स्मैक ले रहे थे। सत्या मैडम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। प्रिंसिपल साहब के पास ले गई, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने कोई खास पनिशमेंट नहीं दिया। थोड़ा समझा बुझाकर और ये वादा लेकर छोड़ दिया कि अब वे स्मैक नहीं लेंगे। ये क्या बात हुई? सत्या मैडम और प्रिंसिपल साहब के बीच ऐसी ही बातों को लेकर विवाद था। कॉलेज में स्मैक आई कहाँ से? यही सवाल सत्या मैडम का था। उन्होंने प्रिंसिपल साहब से कहा, इस घटना को हल्के ढंग से लेकर आप गलती कर रहे हैं। आज 4-5 स्टूडेंट स्मैक पीते पकड़े गए। कल ये जहर सारे कॉलेज में फैल जाएगा। कम से कम ये तो पूछा ही जाना चाहिए कि कॉलेज में स्मैक लाया कौन। बंसल साहब का रुख क्या रहा? एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। और वो चाकू वाली घटना क्या थी? मैंने पूछा। सुना है चंद्रमोहन ने सत्या मैडम पर चाकू खोल दिया था। नौबत इतनी आगे कैसे पहुंची? ये कल सुबह की बात है। सारे कॉलेज में हंगामा मच गया। वजह थी कॉलेज की दीवारों पर लगे नंगे फ़ोटो। ये फ़ोटो दीपा के थे। मैं चौंक पड़ा। मुंह से निकला, दीपा के नंगे फ़ोटो? दीपा चेहरा झुकाए बैठी थी। राजेश कहता चला गया, यह पोस्टर एक सेक्सी मैगजीन में छपे नंगी लड़कियों के फ़ोटोओं के चेहरे पर दीपा का चेहरा चिपका कर तैयार किए गए थे। तैयार करके चिपकाने वाला चंद्रमोहन था। लेकिन ये भेद खुलने से पहले सबने दीपा के ही समझा। दीपा तो इतनी एक्साइटेड हो गई कि अगर सही वक्त पर मैं रोक न लेता तो टेरिस से कूद कर सुसाइड कर ली होती। वो तो भला हो सत्या मैडम का, जिन्होंने चंद्रमोहन के कमरे में वो मैगज़ीन बरामद कर ली जिससे नंगे फ़ोटो काटे गए थे। हकीकत जानने के बाद तो सत्या मैडम जैसे पागल हो गई। कॉलेज प्रांगण में सबके सामने चंद्रमोहन के गालों पर चाटे बरसाती चली गई। प्रिंसिपल साहब ही नहीं, कॉलेज का हर शख्स दायरे की शक्ल में उनके चारों तरफ खड़ा था। कुछ देर तक चंद्रमोहन पिटता रहा, लेकिन फिर जेब से लंबा चाकू निकाल कर खोल लिया और गर्जा, बस मैडम बस, बहुत हो चुका। अब अगर एक भी चाटा मारा तो अतड़ियाँ निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। ओह! सत्या मैडम का हाथ जहाँ का तहाँ रुक गया। स्तब्ध रह गई वे। और वे ही क्यों, हर शख्स स्तब्ध रह गया था। मैं और दीपा टेरिस पर थे। मैं नीचे होता तो शायद जान से मार देता चंद्रमोहन को, लेकिन प्रिंसिपल महोदय ने सिर्फ इतना किया कि लपक कर आगे बढ़े। चंद्रमोहन की चाकू वाली कलाई पकड़ी, हाथ से चाकू छीना और गुर्राए, तुम्हारी बदतमीजियों की हद हो चुकी है चंद्रमोहन। मैडम पर चाकू खोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? चंद्रमोहन चुपचाप खड़ा मैडम को घूरता रहा। भाव तब भी ऐसे थे जैसे कच्चा चबा जाने का इरादा रखता हो। प्रिंसिपल महोदय ने हुक्म दिया, चलो माफ़ी मांगो सत्या मैडम से, सॉरी बोलो। चंद्रमोहन तब भी चुप खड़ा रहा। प्रिंसिपल महोदय ने टपट कर कहा, माफ़ी मांगो। और चंद्रमोहन लठ मार भाषा में सॉरी कहकर वहाँ से चला गया। उसके बाद उत्तेजना तो फैल ही चुकी थी। अल्लाह रखा ने कहा, चंद्रमोहन के चंद स्मैकिए दोस्तों को छोड़कर सारा कॉलेज उसके खिलाफ था। उसी वक्त चंद्रमोहन को कॉलेज से निकालने के लिए नारे लगने लगे। राजेश और दीपा भी प्रांगण में आ चुके थे। दीपा तो बेचारी हिचकियां ले लेकर रोए जा रही थी। राजेश बहुत ज़्यादा उत्तेजित था। प्रिंसिपल महोदय अपने ऑफिस में जा चुके थे। उत्तेजना को शांत करने वाली भी सत्या मैडम ही थी। राजेश को खास तौर पर शांत किया उन्होंने। बोली, राजेश अब हद हो चुकी है।
मैं प्रिंसिपल साहब से मिलतूँ। उन्हें इस कॉलेज रूपी स्वच्छ तालाब से चंद्रमोहन नाम की गंदी मछली को निकाल कर फेंकना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स को शांत करके सत्या मैडम, हिमानी मैडम, एरिक सर और लविंद्र सर प्रिंसिपल के रूम में गए थे। अल्लाह रखा कि चुप होते ही एकता ने बोलना शुरू कर दिया था। बाकी सभी लोग ऑफिस के बाहर खड़े रहे। वे चारों करीब 30 मिनट ऑफिस में रहे। इस बीच सत्या मैडम के चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आई थी और फिर सबसे पहले वही बाहर निकली। एरिक सर, हिमानी मैडम और लविंद्र सर उनके पीछे थे। गुस्सा तो सभी के चेहरे पर झलक रहा था, मगर सत्या मैडम बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी। ऑफिस के बाहर इकट्ठी भीड़ से उन्होंने चीख चीख कर कहा, पता नहीं क्यों प्रिंसिपल महोदय चंद्रमोहन को इस कॉलेज के भविष्य से भी ज़्यादा चाहते हैं। वे उसका रेस्ट्रिकेशन करने के लिए तैयार नहीं है, मगर हमने भी सोच लिया है। अब इससे कम पर कोई फ़ैसला नहीं होगा। सोचने के लिए मैं उन्हें पूरी रात देकर आई हूँ। कल सुबह 8:30 बजे प्रांगण में एक मीटिंग होगी। या तो उस वक्त तक प्रिंसिपल महोदय चंद्रमोहन का रेस्ट्रिकेशन कर चुके होंगे, या उस मीटिंग में तय करना होगा कि हमें क्या करना है। बस, दीपा ने कहा। इसके बाद वे अपने कमरे की तरफ चली गई। प्रिंसिपल के ऑफिस में क्या बातें हुई थी, पूरी बातें पता नहीं लग सकी। हाँ, उड़ती उड़ती ये सूचना ज़रूर मिली कि तत्काल आदेश के ज़रिए प्रिंसिपल महोदय ने चंद्रमोहन को 1 हफ्ते के लिए कॉलेज से निकाल दिया था। ये 1 हफ्ता आज सुबह से शुरू होने वाला था। मैंने महसूस किया उपरोक्त बातें बताते वक्त राजेश कुछ ज़्यादा ही उद्वेलित नजर आ रहा था। अगला दृश्य। वारदात सत्या के मर्डर तक सीमित रहती तो शायद मिस्टर चैलेंज में आपको यह कथानक पढ़ने को ना मिलता। यदि यहाँ पर इस बात को भुला दिया जाए कि मरने से पूर्व सत्या ने चैलेंज लिखा था, तो यह घटना आम हत्याओं की घटना ही थी और मैं एक आम घटना को अपना कथानक बनाने के मूड में नहीं था। लेकिन आईएएस कॉलेज में एक के बाद एक घटी घटनाओं ने मुझे झकझोर कर रख दिया। जो कुछ हुआ वह सनसनीखेज और पेचीदा था। शायद मेरी कल्पनाएं वहां तक नहीं पहुंच सकती थीं। उन पेचीदगियों की शुरुआत हुई रात के 2 बजे से। मधु सोई हुई थी। कमरे में नाइट बल्ब का मध्यम प्रकाश था। मैं जाग रहा था। दिमाग में सत्या की हत्या से संबंधित सवाल सरसरा रहे थे। टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने लपक कर साइड ड्रॉज के ऊपर रखे फ़ोन का रिसीवर उठाया। माउथ पीस से मुंह उठाकर धीरे से बोला, हेलो, इंस्पेक्टर जैकी बोल रहा हूँ वेद जी। दूसरी तरफ से हड़बड़ाहट युक्त स्वर में कहा गया। मैंने कहा था इस केस में आपको भरपूर मसाला मिलेगा। शायद वो बात सच होने जा रही है। अगर वाकई कुछ लिखना चाहते हो तो फ़ौरन यहाँ आ जाइए। कहाँ? कॉलेज में। मैंने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? चंद्रमोहन का मर्डर। क्या? मेरे हलक से चीख निकल गई। मधु हड़बड़ा कर उठ बैठी, मगर अब भला मेरा ध्यान उस तरफ कहाँ था। मैं फ़ोन पर चीख पड़ा था। कब? किसने मार डाला उसे? इन सवालों के जवाब यहीं आकर लें तो बेहतर होगा। ओके, मैं आता हूँ। कहने के तुरंत बाद मैंने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। मधु ने कहा, क्या हुआ? किसी ने चंद्रमोहन को मार डाला। मैंने एक स्विच ऑन करते हुए कहा। कमरा तेज प्रकाश से भर गया। मधु के चेहरे पर हैरत का सागर उमड़ा पड़ रहा था। मैं उसे अपनी दिन भर की गतिविधियों के बारे में बता चुका था। इस नई वारदात की कल्पना शायद उसने भी नहीं की थी। उसे इसी हालत में छोड़कर मैंने नाइट नाइट गाउन उतारा और बाहर जाने के लिए कपड़े पहनने लगा। अगला दृश्य। क्या आप सोच सकते हैं एक आदमी मरने के बावजूद कैसे खड़ा रह सकता है? कम से कम मैं चंद्रमोहन की लाश को देखने से पहले ऐसी कल्पना नहीं कर सकता था। जी हाँ, लाश ठीक मेरे सामने खड़ी थी। आंखें फाड़े घूर रही थी मुझे। दृश्य स्टाफ रूम का था। एक मेज़ पर रखे फ़ोन का रिसीवर नीचे झूल रहा था। उसके नज़दीक दीवार के सहारे खड़ी थी चंद्रमोहन की लाश। एक बल्लम उसके सीने के आर पार होकर पीछे मौजूद प्लाई की दीवार में धंस गया था। फंसी चंद्रमोहन की लाश के सहारे खड़ी की खड़ी रह गई थी। उसकी अवस्था देखकर मैं जैसे बोलना तक भूल गया। चंद्रमोहन अभी तक दरवाजे की तरफ देख रहा है। जैकी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। बल्लम की पोजीशन बता रही है इसे ठीक वहाँ से फेंका गया जहाँ इस वक्त आप खड़े हैं। मेरी तंद्रा भंग हुई। स्टाफ रूम के दरवाजे के बीचों बीच से हटा। हवलदार की आवाज़ गूंजी, लेकिन सर, रात के इस वक्त ये स्टाफ रूम में क्या कर रहा था? फ़ोन पर बात कर रहा था किसी से। मैंने जासूसी झाड़ी। किसी से नहीं, मुझसे बात कर रहा था, जैकी ने बताया। मैं चौंका। तुमसे? इस पर जैकी ने अपनी बेल्ट में लगे मोबाइल की तरफ इशारा किया। आप जानते ही हैं मैंने इससे क्या कहा था। शायद उसी को फॉलो कर रहा था बेचारा। तो क्या इसे हत्यारे का कोई क्लू मिला था? ऐसा ही लगता है, जैकी ने कहना शुरू किया। फ़ोन पर अपना नाम बताने के बाद ये केवल इतना ही कह पाया था कि मैंने हत्यारे का पता लगा लिया इंस्पेक्टर साहब। वो कारण भी पता कर लिया है जिस वजह से सत्या मैडम की हत्या की गई। मेरे पास सबूत भी। और बस इतना कहकर चुप हो गया। फिर फ़ोन पर इसकी ऐसी आवाज़ उभरी जैसे अपने सामने किसी को देखकर चौंका हो। तुम यहाँ?
दूसरी तरफ से मैं फ़ोन पर चीखा, हेलो हेलो, क्या हुआ चंद्रमोहन? लेकिन जवाब में इसकी ज़ोरदार चीख के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं काफ़ी देर तक हेलो हेलो चिल्लाता रहा। अनिष्ट की आशंका उसी क्षण हो गई थी। जीप लेकर भागा, यहाँ आया तो इसके चीखने की आवाज़ ने कॉलेज परिसर को झकझोर कर रख दिया था। प्रिंसिपल क्या उठा। अपने बंगले में सोए पड़े हम और हॉस्टल में सोए ज़्यादातर स्टूडेंट्स और प्रोफेसर हड़बड़ा कर उठे। हंगामा समझ गया। सभी एक दूसरे से पूछ रहे थे ये चीख कैसी और किसकी थी। तभी वातावरण में गुल्लू के चीखने की आवाज़ गूंजी, पकड़ो पकड़ो, हत्यारा भाग रहा है। गुल्लू कौन? मैंने पूछा। चौकीदार। ओ हाँ। उसकी आवाज़ें सुनकर हम सब चारों तरफ से आवाज़ की दिशा में दौड़े। सबसे पहले मैं गुल्लू के नज़दीक पहुंचा। आई साइड का चश्मा लगाए करीब 30 वर्षीय व्यक्ति ने कहा। उस वक्त वह कॉलेज की दाहिनी बाउंड्री वॉल के नज़दीक एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे पकड़ा। पहले तो शायद मुझे ही हत्यारा समझकर हड़बड़ा गया, लेकिन पहचानते ही चीखने लगा, उसे पकड़ो सर, वह पेड़ पर चढ़कर चारदीवारी से के उधर कूदा है। मैं पेड़ पर चढ़ा भी, मगर बाहर कोई नज़र नहीं आया। तब तक काफ़ी स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल साहब भी वहाँ पहुँच चुके थे। मैंने पूछा, आपकी तारीफ? लवेंद्र भूषण, कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। कहने के साथ उसने अपने हाथ में मौजूद सुलगी हुई सिगरेट में कश लगाया। गुल्लू ने हत्यारे के बारे में और क्या बताया? जैकी ने कहा। वह सब गुल्लू के मुंह से ही सुने तो बेहतर होगा। मुझे जैकी की राय जची, अतः चुप रहा। स्टाफ रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था। चंद्रमोहन की लाश के अलावा वहाँ केवल मैं, जैकी, हवलदार, प्रिंसिपल लवेंद्री थे। बाकी सब स्टाफ रूम के बाहर खड़े थे। लाश की तरफ बढ़ते जैकी ने कहा, मेरे पहुँचने तक ये सब लोग गुल्लू की निशानदेही पर यहाँ पहुँच चुके थे। मैंने फ़ौरन आपको फ़ोन किया। आगे की कार्रवाई आपके सामने करना मुनासिब समझा। थैंक यू इंस्पेक्टर। मैंने उसका आभार व्यक्त किया। प्लीज़, उसने कहा, किसी चीज़ को हाथ मत लगाइएगा। मैं थोड़ा खींच उठा। बोला, ऐसी बातें मैं रोज़ लिखता हूँ। मेरी खींच पर जैकी मुस्कुराया। लाशें देखना उसका रोज़ का काम था। कम से कम मैं एक लाश की मौजूदगी में नहीं मुस्कुरा सकता था। लाश भी ऐसी जो लगातार मुझे घूरती महसूस हो रही थी। जहाँ बल्लम गड़ा था, यानी सीने से अभी तक कुछ खून की बूंदें टपक रही थी। उसके कपड़ों को गंदा करता खून फर्श पर गिर रहा था। मैंने कहा, क्या हत्यारे का पता इसने ज़रूरत से कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं लगा लिया था? लटके हुए रिसीवर का निरीक्षण करता जैकी बोला, मेरे ख्याल से जल्दबाजी के चक्कर में इसने कोई बेवकूफ़ी की, उसी वजह से हत्यारे की नज़र में आ गया। क्यों ना तलाशी ली जाए, मुमकिन है सबूत इसकी जेब में हो। हुआ भी होगा तो हत्यारे ने निकाल लिया होगा। ये बात इस पर डिपेंड है कि गुल्लू वहाँ यहाँ चीख के कितनी देर बाद पहुँचा। मैंने कहा, यदि फ़ौरन पहुँच गया होगा तो हत्यारे को इसकी तलाशी लेने का मौका नहीं मिला होगा। बात में दम। कहने के साथ जैकी ने अपना हाथ धीमे से चंद्रमोहन की पैंट की बाई जेब में डाला। हाथ बाहर आया। उसमें 100 के बिल्कुल नए करेंसी नोटों के साथ एक कागज़ भी था। कागज़ पर खून लगा था, सूखा हुआ खून, अर्थात चंद्रमोहन का खून नहीं था वह। कागज़ इस तरह गोला सा बना हुआ था जैसे कसकर मुट्ठी में भींचा गया हो। मेरा दिल धक धक करने लगा। क्या यही वह सबूत था जिसका जिक्र चंद्रमोहन ने किया था? क्या है कागज़ में? जैकी ने कागज़ खोला। यह सब प्रिंसिपल, हवलदार और लविंद्र भी देख रहे थे। उत्सुकता से बंधे वे हमारे नज़दीक आ चुके थे। कागज़ पर नज़र पड़ते ही प्रिंसिपल क्या उठा, अरे ये तो पेपर है। कैसा पेपर? जैकी ने पूछा। आगामी एग्ज़ाम में आने वाला इंग्लिश का पेपर। मैंने पेपर को ध्यान से देखते हुए कहा, पेपर ओरिजिनल नहीं, उसकी फ़ोटो कॉपी है। लेकिन ये यहाँ आई कैसे? प्रिंसिपल की आवाज़ में रोष था। पेपर किसी कंप्यूटराइज कागज़ की फ़ोटो कॉपी थे। जैकी ने सवाल किया, इसे किसने तैयार किया था? हिमानी मैडम ने। चंद्रमोहन की जेब में कैसे पहुँच गया? प्रिंसिपल झुंझला उठा। यही तो हम पूछ रहे हैं। मैं बताता हूँ। ये कहते वक्त जैकी के जबड़े भिज गए। वेद जी, आपने कहा था हत्यारे का उद्देश्य पता लग जाए तो आधा केस हल हो जाता है। हत्या का उद्देश्य आपके सामने है, ये पेपर। मुझे पूरा यकीन है इस पर लगा खून सत्या का है। आपका सवाल था 8:30 से 9 बजे के बीच सत्या क्या करती रही। जवाब ये पेपर दे रहा है। वह उसके पास थी जिसके पास ये पेपर था, और वो है जिसने हत्या और चंद्रमोहन की हत्या की। आप तो कल्पनाएं करने में माहिर हैं, ज़रा सोचिए। सत्या का जो करेक्टर हमारे सामने आया है, उसके मुताबिक यदि उसने ये पेपर किसी के पास देखा होगा तो क्या प्रतिक्रिया हुई होगी उसकी? सिद्धांतों की पक्की सत्या भड़क उठी होगी। ये सब कहने के लिए मुझे ज़रा भी सोचना नहीं पड़ा। जो रैगिंग तक बर्दाश्त नहीं करती थी, वह भला पेपर आउट होना कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? और वो जो भी था, मुमकिन है सत्या के सामने पहले गिड़गिड़ाया हो, रिक्वेस्ट की हो, इस बारे में किसी से ना कहे। मगर सत्या भला इतनी बड़ी गलती माफ़ करने वाली कहाँ थी? जैकी कहता चला गया। यकीनन उसके बाद सत्या उसके हाथ से पेपर छीनकर भागी। चाकू खोले हमलावर उसके पीछे दौड़ा।
यह वारदात 8:30 और 9 बजे के बीच की है। हमला करने का मौका हत्यारे को टेरेस पर मिला। तब तक पेपर सत्या की मुट्ठी में ही था। कम से कम पहले हमले के बाद ही उससे छीना गया। अगर पेपर पर लगा खून सत्या का है तो ये यही कहानी कह रहा है। मैं जैकी से सहमत होता बोला। लेकिन चंद्रमोहन के हाथ कहाँ से लगा? वो पता लग जाए तो फिर हत्यारा बेनकाब हो जाएगा। मतलब? सीधी सी बात है। यही वो सबूत है जिसके बारे में चंद्रमोहन मुझे फ़ोन पर बताना चाहता था। सबूत अपने आप में हत्या का कारण है। और चंद्रमोहन जानता था कि ये उसे कहाँ से मिला। इस बीच चंद्रमोहन से कोई गलती हो गई, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा इसे। काश चंद्रमोहन फ़ोन पर एक आध लफ्ज़ और बोल पाता। प्रिंसिपल ने कहा, हद है। पेपर आउट हो रहे थे। हिमानी मैडम से पूछा जाना चाहिए कि उसके द्वारा तैयार किया गया पेपर किसी और के हाथ में कैसे पहुंचा। उससे पहले मुझे तलाशी की कार्रवाई पूरी करनी होगी। कहने के साथ जैकी ने लाश की दाई जेब में हाथ डाला। वापस आया तो इस बार भी उसके हाथ में एक कागज़ था। सबके दिल बाकायदा धक धक की आवाज़ करके बजने लगे। जैकी ने कागज़ खोला और ये सच है। उस क्षण मेरा दिल तक धड़कना भूलकर कागज़ को देखने लगा। टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, चैलेंज। पेपर के बारे में सुनते ही हिमानी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। अपने होंठों पर जीभ फिराने के साथ प्रिंसिपल की तरफ देखती बोली, मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ सर? मैंने तो पेपर तैयार करते ही आपको सौंप दिया था और हमने दूसरे पेपर्स के साथ यूनिवर्सिटी भेज दिया। यूनिवर्सिटी? मैंने पूछा। हाँ, बंसल ने कहा। अकेले इस कॉलेज के लिए तैयार थोड़ी हुआ था पेपर। यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी कॉलेजों के लिए था। यानी काफ़ी मोटा गेम था ये, जैकी ने कहा। इसे आउट करने वाला काफ़ी मोटी रकम कमा सकता था। जी हाँ, मैंने पूछा। दूसरे पेपर से मतलब? देवनागरी लिपि का प्रश्न पत्र मैंने और रसायन शास्त्र का लविंद्र भूषण ने बनाया था। नज़दीक खड़े एरिक डिसूजा ने बताया। शेष प्रश्न पत्र संभवतः अन्य विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा तैयार किए गए होंगे। मगर आउट यही पेपर क्यों हुआ? मैंने सवाल उठाया। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती सर। मारे मैंने हिमानी की आवाज़ में कपकपाहट महसूस की। वैसे भी मैंने पेपर तैयार करके अपनी हैंडराइटिंग में दिया था। ये किसी कंप्यूटर पर कंपोज हुआ है। जैकी ने बंसल से पूछा, आपने पेपर कंपोज कराकर यूनिवर्सिटी भेजे थे या ज्यों के त्यों हैंडराइटिंग में? मैंने नज़दीक खड़े गुल्लू से सवाल किया। जब तुमने चंद्रमोहन की चीख सुनी उस वक्त कहाँ थे? मेन गेट पर स्टैंड पर था सर। उसने हिंदी में अंग्रेजी बोली। जैकी ने अक्खड़ स्वर में पूछा, पूरी बात बताओ। हम अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे सर। क्लाइमेट में चंद्रमोहन बाबा की चीख उभरी। हमने इधर की तरफ रन किया। आप देख ही रहे हैं, मून निकला हुआ है। चांदनी इसी तरह बिखरी हुई थी। हमने दूर से देखा। वन मैन स्टाफ रूम के गेट से निकलकर भागा। क्या पहन रखा था उसने? ओवरकोट, जूते और शायद पतलून भी थी। हेलमेट भी पहन रखा था। उसने हमें ललकारा नहीं सॉरी उसे हमने ललकारा। वह दुम दबाकर भागा। हम पीछे लौटे, साथ ही चीखे भी, पकड़ो पकड़ो, हत्यारा भाग रहा है। भागने के मामले में हम फर्स्ट आए। उस पेड़ तक पहुंचते पहुंचते दबोच ही लिया उसे, मगर पावरफुल वह ज़्यादा था। उसके एक ही झटके में हम फिरकनी की तरह घूमकर दूर जा गिरे। फुर्ती से उठे। वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हमने फिर झपट कर दबोचने की कोशिश की। उसने बूट की ठोकर हमारी छाती पर मारी। हम फिर चारों खाने चित। जब तक उठे तब तक वह पेड़ पर चढ़कर चारदीवारी के उधर जंप मार चुका था। उस वक्त हम पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे जब लविंद्र सर पहुंचे। ये पेड़ पर चढ़े भी, परंतु वह 9 to 11 हो चुका था। कैसा था ये? कैसा था वह? क्या कैसा मतलब? मोटा या पतला, गुट्टा या लंबा? ना मोटा ना पतला, ना गुट्टा ना लंबा, बीच वाला था। उसके बाद हम चंद्रमोहन के कमरे में पहुंचे। वहां मौजूद इसकी नोटबुक्स देखी। जिस कागज़ पर चैलेंज लिखा था उसकी राइटिंग नोटबुक्स की राइटिंग से मिलाई। मेरे मुंह से बरबस निकल पड़ा। ये राइटिंग तो चंद्रमोहन की है। यानी इस कागज़ पर चैलेंज लिखकर उसने खुद जेब में रखा। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब फ़िलहाल ना मेरे पास है वेद जी, ना आपके पास। पहेली और उलझती जा रही है। पहले सत्या उस अवस्था में चैलेंज लिखती है जिस अवस्था में किसी भी व्यक्ति को हत्यारे का नाम या हत्या की वजह लिखनी चाहिए। फिर यही शब्द चंद्रमोहन लिखकर जेब में डाल लेता है। क्या सत्या की तरह वह भी जान गया था कि वह मरने वाला है? कम से कम फ़ोन पर बात करने तक नहीं लगता। कहने के बाद जैकी कमरे की तलाशी में जुट गया। अभी तक मैं एक दीवार के सहारे खड़ा था। वहाँ से हटकर चंद्रमोहन की राइटिंग टेबल की तरफ बढ़ा ही था कि राजेश की चीख ने वातावरण को झकझोर दिया। सर, ये क्या? सभी चौंक कर उसकी तरफ पलटे। मैं भी। चेहरे पर खौफ के साए लिए वो मुझी से कह रहा था, सर, आपकी पीठ पर। मैं उछल पड़ा। क्या है मेरी पीठ पर? इस वक्त मेरी पीठ उसकी आंखों के सामने नहीं थी।
हाँ, जैकी के सामने ज़रूर थी। वो मेरे पीछे था। उसने झपट कर मेरी पीठ से कुछ छुड़ाया। मैं बौखलाकर उसकी तरफ घूमा। उसके हाथ में एक बड़ा सा कागज़ था। कागज़ पर कुछ लिखा था। चेहरे पर आश्चर्य का सागर लिए उसने मुझसे पूछा, यह आपकी पीठ पर किसने लगा दिया? मारे उत्तेजना के जैसे मेरा बुरा हाल था। ये कहता हुआ एक तरह से जैकी के हाथ में मौजूद कागज़ पर झपट ही जो पड़ा कि क्या लिखा है इस पर। पलक झपकते ही कागज़ मेरे हाथ में था और मैं फटी फटी आंखों से कंप्यूटर पर कंपोज किए गए उन मोटे मोटे हरफों को देख रहा था जिनके द्वारा लिखा गया था, खेल अभी शुरू हुआ है, मिस्टर चैलेंज। अगला दृश्य। लेकिन किसने? हकबकाई मधु ने पूछा। वह कागज़ किसने लगाया आपकी पीठ पर? कुछ कह नहीं सकता। तब तक मैं वहाँ मौजूद हर शख्स के रेंज में आ चुका था। ये तय है मधु, हत्यारा उसी कैंपस में मौजूद है। सवाल यह है, उसने कागज़ आप ही की पीठ पर क्यों लगाया? फिलहाल हमारे पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे तो डर लगने लगा है। खेल अभी शुरू हुआ है का मतलब साफ है, कॉलेज में और मर्डर होंगे। स्लोगन के नीचे मिस्टर चैलेंज लिखा है, यानी हत्यारा खुद को मिस्टर चैलेंज कह रहा है। मरने वाले भी यही शब्द लिखकर मर रहे हैं। पेज कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये झमेला खतरनाक पॉइंट की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। मधु ने कहा, आप विभा से कांटेक्ट क्यों नहीं करते? विभा? बिजली सी गिरी मेरे दिमाग पर। हमेशा की तरह ये नाम जुबा पर आते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गहराइयों से एक मीठी सी कसक उठी। ये वो दर्द था जो हर शख्स को बड़ा प्यारा लगता है। हालांकि मेरे वे पाठक विवाह के नाम से परिचित है जिन्होंने 3.5 घंटे और बीवी का नशा नामक उपन्यास पढ़े हैं। परंतु उनके लिए संक्षेप में विवाह के बारे में बताना ज़रूरी है, जिन्होंने ये उपन्यास नहीं पढ़े। वह एलएलबी में मेरे साथ पढ़ी थी। मैंने उससे मोहब्बत की थी, एक तरफा मोहब्बत। 3 साल के लंबे धैर्य के बाद जब मैंने विभा से कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उसने मुझे कितने सुंदर शब्दों में समझाया था कि मैं कितना गलत करता हूँ। उसने साफ कहा था, मैंने तुम्हें एक अच्छे दोस्त के अलावा कभी किसी नज़र से नहीं देखा। और वेद, तुम भी दोस्ती के पवित्र रिश्ते को मोहब्बत की स्याही से कलंकित मत करो। ये भावना तुम्हें भटका देगी। तुम्हें लेखक नहीं बनना, बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लेखक बनना है। उसकी शुभकामनाएं आज फल रही थी। कॉलेज लाइफ के बाद मैं अपने लेखन में डूब गया। मधु से शादी हो गई। सौभाग्य से ऐसी पत्नी मिली जो मेरे अंदर के लेखक को कभी असावधान नहीं होने देती। मैं और मधु मैरिज एनिवर्सरी मनाने जंदलपुरम गए। वहाँ विवाह से मुलाकात हुई। यह किस्सा मैंने 3.5 घंटे नामक उपन्यास में लिखा है। उसकी शादी जंदलपुरम के मालिक अनूप जिंदल से हुई थी। इतने दिन बाद एक दूसरे से मिलकर हम बहुत खुश हुए, मगर ये खुशी बहुत छोटी साबित हुई। बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में अनूप ने आत्महत्या कर ली। विधवा के लिबास में जब विवाह सामने आई तो मेरा दिल हाहाकार कर उठा। उसके बाद जिस ढंग से उसने अपने पति की मौत की इन्वेस्टिगेशन की, उसने मुझे और मधु को चमत्कृत कर दिया। बेहद ब्रिलियंट है वह। उलझी हुई गुत्थियों और पहेलियों को हल करने में तो उसे महारत हासिल है। उसने अपने पति के हत्यारों को ऐसी सज़ा दी जिसके बारे में सोचकर आज भी मेरे तिरपन काँप जाते हैं। उसके बहुत दिन बाद मेरे पास एक दोस्त आया, संजय भारद्वाज। बड़ी अनोखी समस्या थी उसकी, ऐसी जैसी ना उसने पहले उससे पहले किसी के सामने आई थी ना बाद में आई। अपनी बीवी को नेकलेस पहनाने की खातिर उसने एक मर्डर किया था। परफेक्ट मर्डर कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता था। उस मर्डर के इल्ज़ाम में उसकी बीवी पकड़ी गई। उसे बीवी को बचाने की खातिर कानून को बताना था कि हत्या उसने की है, मगर खुद उसी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। मैं उसे लेकर विभा के पास पहुंचा। विभा ने कहा, मैं एक बहुत बड़े घराने की बहू हूँ वेद। लंबा चौड़ा बिजनेस मुझे ही देखना पड़ता है। पेशेवर इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ जो किसी भी केस को सॉल्व करती फिरूँ। वह मामला मेरे पति का था। तब संजय के बार बार गिड़गिड़ाने और मेरी रिक्वेस्ट पर वह तैयार हुई। और उस वक्त खुद संजय भी हैरत से उछल पड़ा जब विभा ने साबित किया कि असल में वह हत्या संजय ने की ही नहीं थी। कहाँ खो गए जनाब? मधु ने मेरे विचारों के शांत सागर में अपने वाक्य का कंकड़ भेजा। 3.5 घंटे और बीवी का नशा, ये दोनों उपन्यास आपको चैनल पर मिल जाएंगे। हाँ हाँ, मैं चौंक कर वर्तमान में वापस आया। मधु ने मुझे तिरछी नज़र से देखते हुए छेड़ा। क्या बात है, विभा का नाम आते ही किसी और दुनिया में पहुंच गए आप? मैं ये फरमा रही थी हुजूर, इस केस की उलझी हुई गुत्थियों को केवल विभा बहन सुलझा सकती हैं। सुलझा तो सकती है, लेकिन वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि खैर छोड़ो मधु, यह मामला मुझे ही हल करना होगा। जहाँ इतने सारे पेच हैं, वहाँ एक सवाल ये भी है कि इतने दबाव के बावजूद प्रिंसिपल ने चंद्रमोहन का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? शायद इसी सवाल के पीछे हत्यारा छुपा हो। जवाब केवल प्रिंसिपल दे सकता है। कल उससे मिलना पड़ेगा। ये निश्चय मैंने कर तो लिया।
परंतु उस वक्त सोच तक नहीं सकता था कि इस बार कॉलेज में इतनी हैरत अंगेज घटनाओं से गुजरना होगा। अगला दृश्य। एकता ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सब बुरी तरह चौंके। अचानक गर्ल्स हॉस्टल की तरफ से लड़कियों के ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी। हम उधर भागे। हॉस्टल में लड़कियां इस तरह चीख रही थी जैसे आफत आ गई हो। कई लड़कियां चीखती चिल्लाती बाहर की तरफ दौड़ती चली गईं। राजेश ने उनमें से एक को ज़बरदस्ती रोकते हुए पूछा, रवीना, रवीना क्या हुआ? मुझे नहीं पता, कहने के साथ रवीना उसके बंधन से निकलकर भाग गई। हम हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर की गैलरी में पहुंच चुके थे। चीखों के साथ भागती दौड़ती लड़कियों के चेहरों पर दहशत सवार थी। उनके अस्त व्यस्त कपड़े बता रहे थे कि जो जिस हाल में थी उसी में भाग ली थी। अल्लाह रखा ने एक लड़की को रोका, पूछा, आखिर हुआ क्या है, कुछ बोलो तो सही। हिमानी मैडम, हिमानी मैडम। क्या हुआ हिमानी को? आशंका का हमारा मैं दहाड़ उठा। एक दूसरी लड़की ने खुद हमारे नज़दीक रुकते हुए कहा, वे अपने कमरे में चीख रही हैं। मगर क्यों? राजेश ने पूछा। पता नहीं, हम तो उनकी चीखें सुनते ही। उसका वाक्य बीच में छोड़कर तीर की तरह भागा राजेश। मैं लपका, बल्कि सभी उसके पीछे थे। हिमानी के रूम से बाहर तक पहुंचते पहुंचते मैंने देखा कई लड़कों के हाथों में हॉकी, क्रिकेट का बैट, विकेट और मोटरसाइकिल की चेन जैसे हथियार नजर आने लगे थे। कमरे के अंदर से बराबर हिमानी के चीखने की आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। लड़कों ने झपट कर कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा। वह अंदर से बंद था। दरवाज़ा तोड़ दो, राजेश चीखा। जवान और हट्टे कट्टे लड़के कहर बनकर दरवाजे पर झपटे। दो तीन हमलों में ही दरवाज़ा भड़ाक की ज़ोरदार आवाज़ के साथ कमरे के अंदर जा गिरा। हथियार लिए लड़के बाढ़ के पानी की तरह कमरे में घुसे। उस वक्त पर दुश्मन सामने होता तो मुझे यकीन है वे लड़के उसकी हड्डियों का चूरा बना देते। युवा शक्ति की शक्ति में अपनी आंखों से देख रहा था, परंतु दुश्मन सामने नहीं था। कमरा खाली था और बाथरूम का दरवाज़ा अंदर की तरफ से ज़ोर ज़ोर से भड़बड़ाया जा रहा था। रोती हुई हिमानी की चीखें सुनाई दे रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। एक लड़के ने लपक कर बाहर से बंद दरवाज़ा खोल दिया। अर्धनग्नावस्था में हिमानी नजर आई। वह बुरी तरह से रो रही थी। जिस्म पर एक बड़ा सा टॉवेल था। हम सबको देखकर वह वहीं एक दीवार के सहारे बैठकर रोने लगी। अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया उसने। कई लड़कों ने बाथरूम में घुसकर देखा, कोई नहीं था वहाँ। मैंने पूछा, क्या हुआ मैडम, बात क्या है? किसी ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। होंठों पर जीभ फिराते हुए उसने कहा। मैं बहुत डर गई थी। इतनी देर से चीख रही हूँ, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन आपको बंद किया किसने? मुझे नहीं पता। नहाने के बाद जब बाहर निकलना चाहा तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैं बौखला गई। दरवाज़ा पीटा, चीखी, मगर किसी ने नहीं खोला। लगा इस बार मेरा ही नंबर है। पता नहीं कहाँ मर गए थे सब लोग। राजेश ने पूछा, कमरे का दरवाज़ा अंदर से आपने बंद किया था? नहीं। मैंने सारे कमरे में नज़र घुमाई। कहीं कोई ऐसा चिन्ह नहीं था जिससे लगे कि किसी वस्तु के साथ छेड़खानी की गई है। ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद मेकअप का छोटा मोटा सामान तक पूरे सलीके से रखा था। मैं एक खुली खिड़की के नज़दीक पहुंचा। उसके पास झांका। वह सर्विस लेन थी। बोला, वह जो भी था शरारत करके इधर से भागा। ये शरारत नहीं थी सर, अल्लाह रखा ने कहा। ऐसा नहीं कि इस कॉलेज में शरारतें नहीं होती। एक से एक बड़ी शरारत की हमने, लेकिन घटिया शरारत नहीं की। और 3 दिन से तो शायद ही कोई शरारत के मूड में हो। यह हरकत उन्हीं वारदातों की कड़ी है जो कॉलेज में सत्या मैडम की हत्या से शुरू हुई। लेकिन एक स्टूडेंट ने कहा, मैडम को बाथरूम में बंद करने के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। इस हरकत का क्या मतलब हुआ? आतंक फैलाना, मैं बोला। दहशत का माहौल क्रिएट करना। इससे उसे क्या फ़ायदा? फ़िलहाल वही जाने। तब तक काफ़ी लड़कियां कमरे में घुस आई थीं। मैंने लड़कों को बाहर निकलने की सलाह दी ताकि हिमानी कपड़े पहन सके। गैलरी में मेरे साथ साथ चल रहे राजेश ने कहा, गनीमत है सर, मैं तो डर ही गया था। लगा था कहीं हत्यारे ने एक और हत्या तो नहीं कर दी। पहला ख्याल खुद मेरे दिमाग में भी यही आया था। तभी सामने से दीपा आती नजर आई। उसने राजेश से पूछा, हुआ क्या था? तुम कहाँ थी? बाहर गई थी ब्रेड लाने। राजेश उसे घटना की डिटेल बताने लगा। तभी तेज चाल से चलता लविंद्र भूषण मेरे नज़दीक पहुंचा। उसके हाथों में सुलगी हुई सिगरेट थी। हकबकाया सा नजर आ रहा था वह। जो सवाल दीपा ने किया था वही उसने भी किया और मैंने राजेश की तरह स्वाभाविक सवाल किया, आप कहाँ थे? ग्राउंड में पिच ठीक कर रहा था। वहाँ पहुंचकर कुछ लड़कों ने बताया, इतना हंगामा मचा, वहाँ आवाज़ें नहीं पहुँची। नहीं। मैंने उसे संक्षेप में घटना के बारे में बता दिया। उसने पूछा, अब कहाँ है मानी मैडम? अपने रूम में। वह बगैर कहे हिमानी के कमरे की तरफ बढ़ गया। राजेश से बात करती दीपा ये कहकर उधर गई कि मैडम से मिलकर आती हूँ। पुनः राजेश के साथ चलते मैंने कहा, एक सवाल कैंटीन में ही तुमसे पूछना चाहता था, फिर जाने क्या सोचकर टाल गया। दीपा को देखकर फिर सवाल दिमाग में कौंधने लगा। ऐसा क्या सवाल है? क्या सत्या को तुम्हारे और दीपा के इली उली का इल्म था? था। कभी कुछ ऑब्जेक्शन किया? नहीं। क्यों? मतलब?
क्या ये आश्चर्य की बात नहीं? जो सत्या स्टूडेंट की रैगिंग तक को पसंद नहीं करती थी, उसने तुम्हारे अफेयर पर कभी एतराज़ नहीं किया? राजेश ने जवाब नहीं दिया, मगर उसके होठों पर हल्की सी रहस्यमय मुस्कान उभर आई। उस मुस्कान को लक्ष्य करके मैंने कहा, जवाब नहीं दिया तुमने? उनका भी चक्कर चल रहा था। सत्या का? मैं चौंका। क्यों? टीचर्स के सीने में क्या दिल नहीं होता? किससे? जिनसे कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे। लवेंद्र से? हाँ। हंगामा शांत होने पर मैं लवेंद्र के कमरे में पहुंचा। उसका कमरा बॉयज़ हॉस्टल में था। कमरे में घुसते ही सिगरेट के धुएं की तीव्र दुर्गंध मेरे नथनों में घुसी। बाएं हाथ की उंगलियों के बीच सुलगी हुई सिगरेट लिए वह उस वक्त राइटिंग टेबल के साथ वाली कुर्सी पर बैठा ब्राउन कलर वाली एक डायरी पढ़ रहा था। मुझे देखकर चौंका। सिगरेट हाथ से कुचली। मुझे कुर्सी पर बैठाया और खुद बेड पर बैठ गया। डायरी मेज़ पर पड़ी रह गई थी। मैंने अपना हाथ उस पर रखने के साथ बातें शुरू की। चंद्रमोहन द्वारा चिपकाए गए पोस्टर्स के बाद हंगामे को लेकर सत्या जब प्रिंसिपल के कमरे में गई, तब आप, हिमानी और एरिक भी साथ थे ना? हाँ। लवेंद्र ने एक ठंडी सांस ली। मैं वहीं था। मैं वहाँ हुई बातें जानना चाहता हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त तकरार तकरार हुई प्रिंसिपल से। उसने कहना शुरू किया। हम सबकी एक ही मांग थी। चंद्रमोहन को अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसने सारे कॉलेज का वातावरण बिगाड़ रखा है। फॉरेन रेस्ट्रिकेशन कीजिए उसका। मैंने डायरी उठाते हुए पूछा। प्रिंसिपल की प्रतिक्रिया? बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ा रहा वो आदमी। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा मुस्कुराने लगा। मुस्कान ऐसी थी जैसे हमें मूर्ख कह रहा हो। उसके इस व्यवहार की आप क्या वजह समझते हैं? मैंने डायरी अपने दोनों हाथों के बीच लेकर घुमानी शुरू कर दी थी। लवेंद्र थोड़ा उत्तेजित नजर आने लगा। शायद इसलिए मेरी हरकतों पर ध्यान नहीं दे पाया। कहता चला गया, वे कॉलेज में पॉलिटिक्स चलाए रखना, विवाद खड़ा रखना, चंद्रमोहन को उसकी शय थी, ताकि कॉलेज में उसकी धाक बनी रहे। उस आवारा लड़के को बार बार माफ़ करने के पीछे और हो भी कह सकता है। मेरे ख्याल से यह आदमी एक पल के लिए भी प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं है। उस दिन तो सारी हदें टूट गई थी। इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरा पक्का यकीन है कोई भी आदमी सामान्य अवस्था में अपने असली रूप में नहीं होता। असली रूप में तब आता है जब उसे गुस्सा दिला दिया जाए। लवेंद्र को उसी अवस्था में लाने की गरज से मैंने कहा, यह तो गलत है। मैंने सुना है एक्शन तो उसके खिलाफ लिया था प्रिंसिपल ने। क्या एक्शन लिया था? वो मुझ पर ही भड़क उठा, मानो मैं ही प्रिंसिपल था। उसे और भड़काने के लिए मैंने कहा, चंद्रमोहन को हफ्ते भर के लिए कॉलेज से, ये कोई एक्शन था? लवेंद्र का संपूर्ण चेहरा भभक उठा। यही सब सुनकर तो मारे गुस्से के सत्या का बुरा हाल हो गया था। उसने कहा, यानी हफ्ते भर बाद वो गंदगी फिर कॉलेज में होगी? ये कोई सज़ा है? हरगिज़ नहीं। ऐसा नहीं होने दूंगा पंचल साहब। यह सिर्फ कॉलेज की इज्जत का नहीं, दूसरे सभी स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है। दीपा ने सुसाइड कर ली होती तो क्या होता? स्टूडेंट्स प्रोफेसर पर चाकू खोलने लगे तो कैसे होगी पढ़ाई? कहाँ रहेगा अनुशासन? कैसे चलेगा कॉलेज? बंसल साहब का जवाब? मैंने डायरी बीच बीच में से खोलकर देखनी शुरू कर दी थी। सत्या, बेहतर है हम सब बात करें जब आप होश में हो। सत्या ये कहती हुई तमतमाकर बाहर चली गई कि चंद्रमोहन के रेस्टिकेशन से कम पर अब कोई फैसला नहीं हो सकता। मैं, हिमानी और एरिक भी उसके पीछे बाहर आ गए थे। इस बार मैं डायरी में ऐसा खोया कि अगला सवाल करना भूल गया। मुझे डायरी में मग्न देखकर लविंद्र मानो पहली बार वर्तमान में आया। झटका सा लगा उसे। लपक कर मेरे हाथ से डायरी छीनता बोला, माफ़ करें, ये मेरी पर्सनल डायरी है। मैंने अपने होठों पर मुस्कान बिखेरी। देख चुका था डायरी में गज़ल और शेर लिखे थे। बोला, आप तो मेरी ही लाइन के निकले लविंद्र जी। मैं समझा नहीं। मैं लेखक, आप शायर। सॉरी, मैं जो हूँ अपने लिए हूँ, किसी और के लिए नहीं लिखता। शायद इसलिए चाहते हैं इसे कोई और ना पढ़े। खैर माफ़ कीजिएगा। थी तो ग, थी तो गश्तता, लेकिन चंद पंक्तियों पर नज़र पड़ ही गई और मैं दावे से कह सकता हूँ आप एक अच्छे रोमांटिक शायर हैं। वह चुप रहा। मैंने पूछा, शादी हो गई? नहीं। उससे? उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। कोई ख़ास वजह? ऐसी कोई ख़ास भी नहीं। उसने बात टालनी चाहिए। मैंने कुरेदा, जिसे चाहते थे शायद मिल ना सकी। क्या इन सवालों का संबंध कॉलेज में घटी घटनाओं से? वो रोश में नजर आया। मैंने कहा, यकीनन। मैं नहीं समझ सका कि सोचने वाली बात है। आप सत्या से अपने संबंध क्यों छुपा रहे हैं? सत्या से? हल्की हलक से निकली चीख जैसे आवाज़ के साथ वह उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर असीम आश्चर्य लिए मेरी तरफ देखता बोला, ये क्या बात कही आपने? कुछ गलत कह गया क्या? प्लीज़, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। ये बात आपसे किसने कही? एक लड़के ने। नाम? ताकि आप उसकी चमड़ी उधेड़ सकें? नहीं, मैं नहीं बता सकता। वादा करता हूँ मैं उस लड़के को कुछ नहीं कहूँगा। फिर नाम जानकर क्या करेंगे? केवल इतना पूछना चाहता हूँ, ये बात उसे कैसे पता लगी? किस बेस पर कही उसने? इश्क, मुश्क और खांसी छुपाए नहीं छुप सकते। मगर उसकी आवाज़ में जज्बातों की ज़ाती का कंपन था। इश्क था ही कहाँ? जो था नहीं वह किसी लड़के ने कैसे कह दिया? आप झूठ बोल रहे हैं।
डायरी में कई जगह सत्या का नाम मैं खुद पढ़ चुका हूँ। डायरी मेरी है, सिर्फ मेरी। सत्या ने इसे कभी नहीं देखा। क्या कहना चाहते हो? मैं सत्या से प्यार करता था, सत्या मुझसे नहीं। ओह, एक तरफा प्यार। क्या कहना चाहते हो? मैं सत्या से प्यार करता था, सत्या मुझसे नहीं। ओह, सवाल ये है, जो मोहब्बत केवल इस डायरी में कैद थी, उसका जिक्र आपसे किसने और कैसे कर दिया? प्यार तो शहद है लविंद्र जी, जो दिलबर को सामने देखकर आंखों से टपकते ही टपकता है। और वे आंखें उन आंखों को नहीं देख पाती जो टपकते शहद को देखकर सब कुछ समझ जाती हैं। किसी ने आपको चोरी चोरी सत्या की तरफ देखते देख लिया होगा। वो अकलाया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन आपने ये टीनेजर वाली क्या हरकत की? सत्या से कहा क्यों नहीं आप? कहा था। फिर? उसने साफ कहा, हमें ये सब शोभा नहीं देता लविंद्र जी। दोनों जवान बच्चों के कॉलेज में प्रोफेसर हैं। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए जो उनके लिए मिसाल बने। जिस कॉलेज के टीचर्स ही आपके आपस में इश्क फरमाएंगे, उस कॉलेज के लड़के लड़की कॉलेज को जो हुई बीच बना दे, तो कौन किस तरह के साथ रोकेगा उन्हें? मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने कहा, क्यों ना हम शादी कर लें? सॉरी, इसमें क्या गलत है? मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मगर क्यों? सत्या ने एक झटके से कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं अवाक रह गया। और मेरी शादी उसी से होने वाली है, कहकर वह चली गई। ऐसा कहा सत्या ने? आपने पूछा नहीं? मैंने लवेंद्र से पूछा। वो कौन था? उस वक्त तो सत्या ने मौका ही ना दिया। बाद में एक दिन पूछा तो बोली, पहले चर्चा करके मैं स्टूडेंट के सामने कोई गलत मिसाल पेश करना नहीं चाहती। कुछ दिन बाद जब शादी हो जाएगी तो सबके साथ आपको भी पता लग जाएगा। बस उसके बाद हमारे बीच इस टॉपिक पर कोई बात नहीं हुई। मैंने ऐसा व्यवहार रखा जैसे कोई खास बात नहीं हुई थी। मैंने एक प्रपोज़ल रखा, उसने नहीं माना, बात आई गई हो गई। लेकिन उसके बाद आविष्कार हुआ इस डायरी का। मैंने कहा, डायरी से मोहब्बत का शायर बन गए आप। कुछ तो चाहिए था दिल बहलाने को। खैर, केवल इतनी सी बात है। पता नहीं अफसाना कैसे बन गई, आप तक कैसे पहुंच गई बात। होता है। मैं उठ खड़ा हुआ। लोग तिल का ताड़ बना देते हैं। प्लीज़, उसने रिक्वेस्ट की, डायरी का जिक्र किसी से न कीजिएगा। मैं बगैर वादा किए बाहर निकल आया। अब मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहता था, मगर नहीं जानता था उस मुलाकात के अंत में मेरी खोपड़ी अंतरिक्ष में तैरने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिस्टर चैलेंज का ये भाग हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।